ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें वर्णित सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और परिस्थितियां पूरी तरह से लेखक की कल्पना मात्र हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान, घटना या संस्था से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता संयोगवश प्रतीत होती है तो इसे मात्र एक संयोग समझा जाए। इस चैनल पर प्रस्तुत सभी कहानियां काल्पनिक या फिक्शन आधारित होती हैं। कृपया इन्हें केवल एक मनोरंजन सामग्री के रूप में लें और वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास न करें। धन्यवाद। अध्याय 226। एक दिन आराम करने के बाद आरव शर्मा ने देवेंद्र पाटिल को बुलाया और दोनों पिनेकल टावर्स, नक्षत्र एंटरटेनमेंट कंपनी के कार्यालय गए और वहां सीईओ राधिका तिवारी से मिले। राधिका तिवारी कर्मचारियों के साथ एक बैठक कर रही थी जिसमें अगले कुछ समय के लिए कार्य योजना पर चर्चा हो रही थी। जैसे ही आरव शर्मा पहुंचे, उन्होंने तुरंत सभी को काम पर जाने के लिए कहा और आरव शर्मा और देवेंद्र पाटिल को कार्यालय में ले गईं। बॉस आरव, कृपया बैठें, राधिका तिवारी ने पानी डालते हुए कहा। आरव शर्मा ने सिर हिलाया और राधिका तिवारी की सीट पर बैठ गए। इसके बाद राधिका तिवारी और देवेंद्र पाटिल मेज पर बैठे। राधिका तिवारी: बॉस आरव, आप अभी बहुत लोकप्रिय हैं। हर कोई उत्सुक है कि आप कैसे दिखते हैं। आरव शर्मा: सादा रहना बेहतर है। चलो व्यवसाय की बात करते हैं। ये हैं देवेंद्र पाटिल, वकील पाटिल। देवेंद्र: ये हैं राधिका तिवारी, नक्षत्र एंटरटेनमेंट इकोनॉमिक कंपनी की सीईओ। दोनों ने एक दूसरे को अभिवादन करने के बाद आरव शर्मा ने व्यवसाय की बात शुरू की। चूंकि आरव शर्मा ने पाटिल लीगल एसोसिएट्स को अपने कब्जे में लिया था, उन्हें इसे अच्छी तरह से चलाना था। अब वह युग है जहां ट्रैफिक राजा है। उन्हें समय के विकास के अनुकूल होना चाहिए, इस अवसर की लहर को पकड़ना चाहिए और फर्म के लिए अधिक अवसर लाने चाहिए। आरव शर्मा का इरादा था कि देवेंद्र पाटिल को कानूनी उद्योग में एक बड़ा इंटरनेट सेलिब्रिटी बनाया जाए। भविष्य में जब लोगों को वकील की आवश्यकता होगी तो वे सबसे पहले देवेंद्र पाटिल के बारे में सोचेंगे। क्या ये फर्म के कर्मचारियों के लिए अधिक नौकरी के अवसर नहीं लाएगा? वर्तमान में टिकटॉक पर कई वकील कानूनी मुद्दों का विश्लेषण करने और नेटिजन्स के साथ कानूनी ज्ञान का आदान प्रदान करने के लिए वीडियो बनाते हैं, लेकिन वे सभी छोटे मोटे सेलिब्रिटी हैं और कोई भी बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करने वाला बड़ा इंटरनेट सेलिब्रिटी नहीं बन सका है। केवल कानूनी उद्योग को देखते हुए टिकटॉक पर अभी भी बड़े अवसर हैं। आरव शर्मा इस अवसर को पकड़कर देवेंद्र पाटिल को हिट करना चाहते थे। यह एक शानदार विचार है, लेकिन इसे हिट कैसे किया जाए? इतने सारे वकीलों ने कोशिश की है और कोई भी वास्तव में सफल नहीं हुआ है। देवेंद्र पाटिल, जो बाद में आए, दूसरों को कैसे पार कर सकते हैं और कानूनी उद्योग में एक बड़ा इंटरनेट सेलिब्रिटी बन सकते हैं? आरव शर्मा ने एक रात सोचने के बाद इसके लिए एक विस्तृत योजना बनाई थी। नेटिजन्स की चर्चा से कि क्या आरव शर्मा ने आत्मरक्षा में कार्य किया था, ये देखते हुए हर कोई इस पहलू में बहुत रुचि रखता है। अन्य वकील कौन सी रणनीतियां अपनाते हैं? या तो कानूनी शब्दों का विश्लेषण करना उबाऊ है, या फिर वास्तविक जीवन के मामलों को समझाना अपेक्षाकृत रोचक है लेकिन पर्याप्त आकर्षक नहीं है। इसलिए आरव शर्मा ने लोगों को निरंतर देखने के लिए आकर्षित करने का एक तरीका सोचा, जो था एक काल्पनिक नायक बनाना और उसके साथ होने वाली चीज़ों के माध्यम से कानूनी ज्ञान समझाना। ये बिल्कुल एक टीवी सीरियल का अनुसरण करने जैसा है। हर कोई जानना चाहता है कि नायक के साथ आगे क्या होगा, क्या उसे कानूनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी आदि, इसलिए वे निश्चित रूप से इसमें रुचि लेंगे। समय के साथ देवेंद्र पाटिल के प्रशंसक बढ़ते जाएंगे और उनके लिए प्रथम श्रेणी का इंटरनेट सेलिब्रिटी बनना कोई समस्या नहीं होगी। बस इतना कहने पर राधिका तिवारी और देवेंद्र पाटिल को ठीक से समझ नहीं आया कि आरव शर्मा का मतलब क्या है। इसलिए आरव शर्मा ने उनके लिए एक हिस्सा प्रदर्शित किया। आरव शर्मा: मैंने एक किरदार बनाया जिसका नाम है न्यायविरोधी लालू और वह हमारा नायक है। कहा जाता है कि लालू सबवे लेने गया और उसने एक आकर्षक सुंदरी देखी। वह खुद को रोक नहीं सका और उसने कुछ और नजरें डालीं। इस समय सुंदरी की स्कर्ट से एक रिमोट कंट्रोल गिर गया। सुंदरी ने लालू की ओर शर्मिंदगी से देखा, अपने लाल होठों को काटते हुए स्नेह के साथ उसकी टांगें एक साथ सट गईं और वह थोड़ा कांप रही थी। लालू ने अपने मुंह के कोने पर एक चालाक मुस्कान दिखाई, सोचते हुए इतनी मोहक। इसलिए उसने रिमोट कंट्रोल उठा लिया। सुंदरी ने याचना भरी नज़रों से देखा, जैसे कह रही हो, हैंडसम, कृपया रिमोट कंट्रोल मत दबाओ। लेकिन लालू ने चालाकी से मुस्कुराया और रिमोट कंट्रोल का बटन बेतरतीब ढंग से दबा दिया। नतीजतन उसके बगल के सबवे स्टेशन में एक विस्फोट हुआ। जी हाँ, ये रिमोट कंट्रोल एक बम रिमोट कंट्रोल था। पुलिस आई और लालू और सुंदरी को गिरफ्तार कर लिया। तो सवाल यह है, क्या लालू का व्यवहार अपराध माना जाता है? आरव शर्मा की कहानी सुनने के बाद राधिका तिवारी का चेहरा लाल हो गया। कितना घिनौना आदमी, उसने जिस मामले का वर्णन किया वह इतना बेशर्म है। हालांकि उसकी आंखों में इच्छा थी और यह स्पष्ट था कि वह भी जानना चाहती थी कि लालू ने अपराध किया है या नहीं।
देवेंद्र पाटिल ने अपने चश्मे को ठीक किया, उनकी आंखों में एक हल्की सी कामुकता थी और उनके मुंह के कोनों पर एक कामुक मुस्कान दिखाई दी। देवेंद्र पाटिल, बॉस आरव, आपका मामला वाकई अद्भुत है। आरव शर्मा, तो पेशेवर दृष्टिकोण से क्या लालू ने अपराध नहीं किया? देवेंद्र पाटिल, केवल आपकी कहानी के आधार पर लालू का व्यवहार अपराध नहीं माना जाता। क्योंकि लालू सुंदरी को नहीं जानता था, उससे कोई मौखिक संवाद नहीं किया, उसे नहीं पता था कि रिमोट कंट्रोल एक बम रिमोट कंट्रोल था और उसे नहीं पता था कि सबवे में बम था। इसमें व्यक्तिपरक तत्वों की कमी है और यह अपराध नहीं बनता। हालांकि वास्तविक कार्यवाही में लालू को यह साबित करना होगा कि वह सुंदरी को नहीं जानता था, उसे बम के अस्तित्व की जानकारी नहीं थी और उसे नहीं पता था कि उसके हाथ में रिमोट कंट्रोल बम को विस्फोट कर सकता है। अगर वह ये साबित नहीं कर सकता तो उसे निश्चित रूप से सुंदरी का सह अपराधी माना जाएगा। आरव शर्मा, जब आप ऐसा कहते हैं तो यह स्पष्ट रूप से कम रोचक हो जाता है। मैंने पहले कहानी को इतनी आकर्षक ढंग से बताया था और आपकी व्याख्या को भी उसी शैली में होना चाहिए और अधिक मजेदार होना चाहिए। आप लालू और सुंदरी के बीच आंखों के संपर्क का कुछ विस्तृत विश्लेषण भी डाल सकते हैं। इस तरह लोग आकर्षित होकर पढ़ते रहेंगे। देवेंद्र पाटिल, मैं समझ गया। फिर मैं अपने शब्दों को व्यवस्थित करता हूं और आपके लिए फिर से कहता हूं। आरव शर्मा ने सिर हिलाया। देवेंद्र पाटिल ने जल्दी से अपने शब्दों को व्यवस्थित किया, कोशिश करते हुए कि उनका जवाब आरव शर्मा की कहानी की शैली के साथ सुसंगत हो। 10 मिनट बाद देवेंद्र पाटिल ने योजना को अंतिम रूप दिया और आरव शर्मा को समझाया। आरव शर्मा बहुत संतुष्ट होकर बोले, ठीक है, हम इसे इस तरह करेंगे। हम अभी कंपनी में हैं, तो चलो एक शॉट लेते हैं और इसे अपलोड करके देखते हैं। राधिका तिवारी, आप इसे व्यवस्थित करें। राधिका तिवारी, ठीक है, मैं इसे तुरंत व्यवस्थित करती हूँ। कुछ मिनट बाद राधिका तिवारी ने सब कुछ व्यवस्थित कर दिया। थोड़ा सा मेकअप करने के बाद देवेंद्र पाटिल स्टूडियो में आए। ये जगह एक साधारण कक्षा में व्यवस्थित की गई थी। देवेंद्र पाटिल एक कानून के प्रोफेसर हैं और वर्तमान में छात्रों को पढ़ा रहे हैं। वह मेज पर बैठे थे, उनके पीछे एक प्रोजेक्शन स्क्रीन थी जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, न्याय विरोधी लालू। लाइटिंग को समायोजित करने के बाद कैमरामैन ने अपना मोबाइल फ़ोन चालू किया और शूटिंग शुरू की। देवेंद्र पाटिल, सहपाठियों, मैं आपके साथ एक कहानी साझा करता हूँ। मान लीजिए लालू सुबह सबवे लेने गया। क्षमा करें, क्या लालू का व्यवहार अपराध माना जाता है? कैमरा उन कर्मचारियों की ओर मुड़ा जो छात्रों की भूमिका निभा रहे थे, जो अपने मुंह को ढककर हंस रहे थे। हालांकि क्योंकि भूमिका बहुत स्पष्ट थी, यह असफल रहा। हालांकि यह सिर्फ एक छोटा वीडियो है, लेकिन विवरणों को अच्छी तरह से नियंत्रित करना होगा ताकि दर्शक इसे महसूस कर सकें। इस 4 मिनट के छोटे वीडियो को शूट करने में आधे घंटे से ज़्यादा समय लगा। संपादक ने जल्दी से आरव शर्मा के अनुरोध के अनुसार वीडियो को संपादित किया। इसके बाद राधिका तिवारी ने एक नया खाता पंजीकृत किया जिसका नाम न्याय विरोधी लालू रखा और वीडियो अपलोड किया। प्राकृतिक ट्रैफिक पर निर्भर रहना यह तय करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा कि यह वीडियो आकर्षक है या नहीं। इसलिए राधिका तिवारी ने ट्रैफिक प्रचार खरीदने के लिए पैसे खर्च किए ताकि इस वीडियो के प्रभाव को सबसे कम समय में परखा जा सके। 6 घंटे बाद प्रचार समाप्त हुआ। राधिका तिवारी ने वीडियो के सभी डेटा का एक टेबल बनाया और इसे आरव शर्मा को भेजा। वीडियो को 54,000 बार देखा गया। खाते के अनुयायियों की संख्या 0 से बढ़कर 23,000 हो गई। प्रशंसक रूपांतरण दर 42.59% है और रेटिंग उत्कृष्ट है। वीडियो को 75,000 लाइक्स, 8,365 टिप्पणियां और 1,500 रिपोस्ट प्राप्त हुए। राधिका तिवारी ने भी कुछ टिप्पणियों को बेतरतीब ढंग से निकालकर आरव शर्मा के संदर्भ के लिए भेजा। कम भक्त, ये लालू इतना बेईमान क्यों है? मैं जानना चाहता हूँ, क्या वह सुंदरी तारांकन योशिजावा है या हटानो? अगर कोई कहता है कि मैं फिल्में देखने के कारण पतनशील हूं, तो मैं उससे गुस्सा हो जाऊंगा। ज़्यादा फिल्में देखना उपयोगी है। देखो, फिल्मों में सारी कहानियां भ्रामक हैं। रिमोट कंट्रोल देखते ही बेतरतीब ढंग से मत दबाओ, क्योंकि जो तुम्हें मिल सकता है वह सुंदरी का कांपना नहीं, बल्कि सबवे स्टेशन में विस्फोट हो सकता है। प्यार है, प्यार है। इसे फॉलो करें, कृपया ऐसे और वीडियो अपडेट करें, ये काफ़ी रोचक है। मुझे नहीं पता था कि कानूनी ज्ञान को इस तरह समझाया जा सकता है। अगर मेरे कॉलेज के प्रोफेसरों ने इस तरह पढ़ाया होता तो मैं इतनी बार कोर्स में फेल न होता। ... पेशेवर दृष्टिकोण से इस वीडियो का डेटा प्रदर्शन बहुत अच्छा है। गुणवत्ता को सभी ने मान्यता दी और इसने सभी की रुचि और चर्चा के लिए उत्साह भी जगाया। ये दिखाता है कि आरव शर्मा का विचार सही है और इस तरह के वीडियो देवेंद्र पाटिल को जल्दी से प्रशंसक जुटाने में मदद कर सकते हैं। देवेंद्र पाटिल ने अपनी कोशिशें जारी रखीं और रातों रात 30 से अधिक छोटे वीडियो शूट किए। संपादक द्वारा उत्पादन पूरा करने के बाद राधिका तिवारी हर सुबह, दोपहर और शाम को 3 वीडियो अपलोड करने के लिए जिम्मेदार थीं। केवल स्थिर और उच्च आवृत्ति अपडेट्स बनाए रखने से प्रशंसकों की संख्या तेजी से बढ़ सकती है।
जैसे ही सूरज उगा, राधिका तिवारी ने एक वीडियो अपडेट किया। ये वीडियो बहुत चर्चित था। कहा जाता है कि लालू की मां और गर्लफ्रेंड के बीच झगड़ा हुआ और दोनों एक साथ नदी में कूद गईं। भयानक बात यह है कि दोनों में से कोई भी तैरना नहीं जानता। लालू को इस समय किसे बचाना चाहिए, अपनी मां को या अपनी गर्लफ्रेंड को? बेशक उसे अपनी मां को बचाना चाहिए, क्योंकि उसके और उसकी मां के बीच मां बेटे का रिश्ता कानून द्वारा संरक्षित है। अगर वह अपनी मां को नहीं बचाता तो ये लापरवाही से जानबूझकर हत्या का अपराध माना जाएगा। तो पुरुषों, अगली बार जब आपकी गर्लफ्रेंड आपसे पूछे कि अगर वह और आपकी मां दोनों नदी में गिर जाएं तो आप किसे बचाएंगे, तो आप जानते हैं कि इसका जवाब कैसे देना है ना? चलो, लालू ने आखिरकार शादी कर ली, लेकिन उसकी मां और पत्नी के बीच नहीं बनती। वे हर दिन झगड़ते और टकराव करते हैं। एक दिन दोनों इतने गुस्से में आ गए कि दोनों नदी में कूद गईं। हाय, दोनों में से कोई भी तैरना नहीं जानता। लालू को इस समय किसे बचाना चाहिए, मां को या पत्नी को? उसे किसे बचाना चाहिए इस समय, यह इस बात पर निर्भर करता है कि लालू के दिल में कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब तक वह किसी को बचाता है, चाहे वह किसी को भी बचाए, कानून इसका समर्थन करता है, क्योंकि माँ बेटे और पति पत्नी के रिश्ते एक साथ कानून द्वारा संरक्षित हैं। तो महिला तोंग पुरुषों के दिल में आपकी स्थिति अलग होती है, चाहे आपने शादी का प्रमाण पत्र लिया हो या नहीं। अगर आप सिर्फ बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड हैं तो आपको ये सवाल नहीं पूछना चाहिए कि किसे बचाना है। इस वीडियो के रिलीज होने के बाद इसे जल्दी ही बहुत सारी टिप्पणियां मिलीं। कमबख्त लालू, तुम पहले क्यों नहीं आए? अगर तुम पहले आए होते तो मुझे इस सवाल का जवाब न दे पाने के कारण अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप नहीं करना पड़ता। इस तरह से उम्र पुरानी समस्या को कानूनी दृष्टिकोण से हल किया गया। अब से मैं अपने बॉयफ्रेंड से यह पूछने की हिम्मत नहीं करूंगी कि मुझे बचाए या अपनी मां को। मैं उसके द्वारा बचाए जाने की हकदार नहीं हूं। अगली बार जब मेरी पत्नी मुझसे इस तरह का सवाल पूछेगी तो मैं उसे ये दिखाऊंगा। वह आमतौर पर मेरे साथ अच्छी नहीं होती, लेकिन महत्वपूर्ण समय पर मैं उसे मरते हुए देखूंगा बिना कानून तोड़े। अरे, ये वीडियो शानदार है। अगर मेरी बहू फिर से हमें ताने मारेगी तो मैं उसे यह वीडियो भेजूंगी। क्षमा करें, मैं अपने बेटे की गर्लफ्रेंड को यह वीडियो अनजाने में कैसे दिखा सकती हूँ? मुझे उसे देखकर चिढ़ होती है। मुझे उसे यह वीडियो देखने देना होगा और अपनी स्थिति समझने देना होगा। अगर वह भविष्य में फिर से मेरे साथ झगड़ा करेगी तो मैं उसे अपने साथ नदी में खींच लूंगी, और अगर मेरा बेटा उसे नहीं बचाएगा तो भी ठीक है। अध्याय 227। राधिका तिवारी वीडियो के सभी डेटा की निगरानी कर रही थीं। वह 3 साल से अधिक समय से टिकटॉक का उपयोग कर रही थीं और उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी आसानी से बड़ी संख्या में प्रशंसक प्राप्त किए जा सकते हैं। पहले 1 लाख अनुयायियों वाला खाता बनाने में कम से कम 6 महीने लगते थे। अब न्यायविरोधी लालू के खाते के अनुयायियों की संख्या केवल 15 घंटों में 1 लाख तक पहुंच गई। हालांकि इसमें ट्रैफिक खरीदने का बोनस है, लेकिन इतनी तेजी से प्रशंसकों की संख्या बढ़ाने के लिए वीडियो की गुणवत्ता अपने आप में काफ़ी मजबूत होनी चाहिए। उन्होंने पहले अपनी महिला एंकरों को प्रचारित किया था और ट्रैफिक खरीदने में बहुत सारा पैसा खर्च किया था। हालांकि उनके प्रशंसकों की संख्या को 1 लाख से अधिक होने में कम से कम 6 महीने लगते थे और कुछ को 2 साल बाद भी 1 लाख प्रशंसक नहीं मिले थे। इस तुलना से पता चलता है कि न्यायविरोधी लालू के प्रशंसकों की वृद्धि दर कितनी अतिशयोक्तिपूर्ण है। अब उन्हें समझ आया कि टिकटॉक और अन्य उत्पाद बनाने के लिए केवल पैसा खर्च करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उपयोगकर्ताओं की पसंद के अनुरूप कार्य बनाना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, अब प्रशंसक संदेश छोड़ रहे हैं कि अगला एपिसोड जल्द से जल्द अपडेट करने की मांग करें। हालांकि स्थिर प्रदर्शन के लिए आपको सुबह, दोपहर और शाम को एक पोस्ट करना होगा और आप प्रशंसकों के अनुरोध पर कभी भी अपडेट नहीं कर सकते। दोपहर, राधिका तिवारी ने वीडियो अपडेट किया। देवेंद्र पाटिल, कहा जाता है कि लालू ने आज दोपहर एक भुना हुआ चिकन खरीदा और चलते हुए खा रहा था। जब वह एक गली से गुजरा तो एक बड़ा काला कुत्ता उसका भुना हुआ चिकन छीनने के लिए दौड़ा। लालू को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने कहा, मैं आखिरकार एक इंसान हूँ। मैं तुम जैसे कुत्ते को मेरा भुना हुआ चिकन छीनने कैसे दे सकता हूँ? दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई के दौरान कुत्ते ने लालू को काट लिया और लालू ने गुस्से में कुत्ते को लात मारकर मार डाला। क्या लालू का व्यवहार आत्मरक्षा माना जाता है? वीडियो में छात्रों ने एक एक करके अपनी राय व्यक्त की और सर्वसम्मति से सहमति जताई कि यह आत्मरक्षा थी। देवेंद्र पाटिल, इसे वैध आत्मरक्षा नहीं कहा जाता, क्योंकि कुत्तों में कोई कानूनी अवधारणा नहीं होती, उनका व्यवहार गैरकानूनी अतिक्रमण नहीं कहा जाता, इसलिए लालू का उसे मार डालना वैध आत्मरक्षा नहीं है, बल्कि आपातकालीन परिहार है। फिर अगर प्रवीण चौहान ने लालू के हाथ में भुना हुआ चिकन देखा और लालू ने उसे देने से इनकार कर दिया तो उसने कुत्ते को लालू को काटने दिया और लालू ने कुत्ते को लात मारकर मार डाला, तो क्या इसे वैध आत्मरक्षा कहा जाता है? छात्रों ने फिर से अपनी राय व्यक्त की। नहीं, आपके पास कानून की समझ नहीं है। हाँ, क्या शिक्षक ने अभी नहीं कहा?
ये पूरी तरह से कानूनी जागरूकता की कमी है। इसे वैध आत्मरक्षा नहीं कहा जाता, इसे आपातकालीन परिहार कहा जाता है। देवेंद्र पाटिल: नहीं, ये वास्तव में आत्मरक्षा है, क्योंकि इस बार अपराधी अब कुत्ता नहीं है बल्कि प्रवीण चव्हाण है। ये प्रवीण चव्हाण था जिसने कुत्ते को लालू को काटने दिया और कुत्ता उसका हथियार था। इस समय कुत्ते को चाकू, बंदूक, बम आदि कोई भी हथियार माना जा सकता है जो लोगों को मार सकता है। सभी ने सिर हिलाया। देवेंद्र पाटिल: लालू ने काले कुत्ते को लात मारकर मार डाला और घर जाने लगा। इस समय काले कुत्ते की मालकिन एक और बड़े पीले कुत्ते के साथ आए। ये देखकर कि उसका प्यारा काला कुत्ता लालू द्वारा लात मारकर मार डाला गया, उसने तुरंत बड़े पीले कुत्ते को लालू को काटने के लिए छोड़ दिया। तो इस समय अगर आप लालू होते तो आप क्या करते? छात्रों ने जल्दी से बोलना शुरू किया। कुत्ते को लात मारकर मार डालो, ये वैसे भी आत्मरक्षा है। एक को मारना भी मारना है, दो को मारना भी मारना है। हाँ, चूंकि यह कानून के खिलाफ नहीं है, मैं निश्चित रूप से बड़े पीले कुत्ते को भी मार डालूंगा। ... देवेंद्र पाटिल: कहावत है, अगर कुत्ता आपको काटता है तो क्या आप कुत्ते को वापस काट सकते हैं? हम कुत्तों के साथ तर्क नहीं कर सकते। इस समय कानून को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। चतुर लालू ने भुना हुआ चिकन बाहर फेंक दिया ताकि बड़े पीले कुत्ते को लुभाया जाए और फिर सुंदर मालकिन पर झपटा और उसे जोर से काट लिया। बड़े पीले कुत्ते ने उसकी टांग काटी तो उसने मालकिन की टांग काटी। बड़े पीले कुत्ते ने उसकी छाती काटी तो उसने मालकिन की छाती काटी। जहां बड़े पीले कुत्ते ने उसे काटा, उसने मालकिन को काटा। मैं कुत्ते को नहीं हरा सकता, क्या मैं मालकिन को हरा सकता हूं? पहले चोर को पकड़ो, है ना? छात्र तुरंत हंस पड़े। नेटिजन्स ने इसे देखकर इतना हंसा कि उनके पेट में दर्द होने लगा। केवल 1 घंटे में इस वीडियो पर टिप्पणियों की संख्या 10,000 से अधिक हो गई। कमबख्त, वह वास्तव में न्याय विरोधी अपराधी लालू है, उसका दृष्टिकोण वाकई चालाक है। ऐसा लगता है कि कानून के बारे में अधिक जानना अच्छा है। अगर मैं होता तो मैं निश्चित रूप से एक ईंट उठाकर कुत्ते से लड़ता और मुझे कभी नहीं सोचा होता कि मैं मालकिन को भी निपटा सकता हूं। इसे पढ़ने के बाद मुझे अचानक एक साहसी विचार आया। मान लीजिए मेरा लिंग काफ़ी मजबूत है और मैं जानबूझकर बड़े पीले कुत्ते को उसे काटने देता हूं, क्या मैं उसी हिस्से को मालकिन के साथ काट सकता हूं? कमबख्त, तुम बहुत शानदार हो। तुम मुझे हंसाकर मारना चाहते हो। क्या तुम मेरा जीएबी हासिल करना चाहते हो? कमबख्त, मैं अब अपने कुत्ते को बाहर ले जाने की हिम्मत नहीं करूंगा। मुझे डर है कि मैं किसी क्रूर आदमी से मिलूंगा और वह जानबूझकर मेरे कुत्ते को मुझ पर काटने देगा और फिर वह मुझे काटेगा। हमें बहुत देर से मिलने का अफसोस है। काश लालू पहले डेब्यू करता तो मुझे उसका इतना लंबा एक तरफा प्यार नहीं सहना पड़ता। आज रात मैं अपने शरीर पर एक भुना हुआ चिकन बांधूंगा और देवी के कुत्ते को रोकने जाऊंगा। अगर उसका कुत्ता मुझे काटता है तो मैं उस पर झपटूंगा। काटने की परवाह नहीं है, मुख्य बात यह है कि उस पर झपटना और उसके नीचे उसकी छटपटाहट का अनुभव करना। ... आरव शर्मा ने आज के युवाओं को पूरी तरह समझ लिया है और जानता है कि उनकी रुचि किस में है। वीडियो उनके विचारों के अनुसार बनाया गया था और प्रभाव इतना अच्छा था। अगर कोई और कुत्ते के काटने के मामले को समझाता तो वह निश्चित रूप से केवल नियमों को दोहराता और उबाऊ व्याख्या देता। कानूनी प्रावधान स्वाभाविक रूप से उबाऊ होते हैं, कौन उन्हें सुनना चाहेगा? लेकिन आरव शर्मा की विधि के अनुसार देवेंद्र पाटिल शूटिंग वीडियो बनाकर उबाऊपन की समस्या को हल कर सकते हैं, जो लगभग सभी उम्र के लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकता है। केवल 1 सप्ताह में न्याय विरोधी लालू एक तुरंत सेलिब्रिटी बन गया। उदाहरण के लिए कई ऑनलाइन उपन्यास वेबसाइटों पर न्याय विरोधी लालू की प्रशंसक कहानियां हैं और इसका प्रदर्शन अत्यंत अच्छा है, केवल कुछ हजार शब्दों के लिए दसियों हजार संग्रह के साथ, जो बड़े ऑनलाइन लेखकों के डेटा से बेहतर है। उदाहरण के लिए नवी मुंबई शहर पुलिस विभाग ने देवेंद्र पाटिल को एक कार्यक्रम करने के लिए आमंत्रित किया ताकि नागरिकों को न्याय विरोधी लालू के दृष्टिकोण से कानून के बारे में शिक्षित किया जाए। उदाहरण के लिए न्यायिक परीक्षा की तैयारी करने वाले कई लोगों ने देवेंद्र पाटिल को संदेश छोड़े कि वे कुछ पेशेवर सवालों के जवाब देने में मदद करें। राधिका तिवारी ने सभी खाता डेटा को व्यवस्थित किया और आरव शर्मा को भेजा। आरव शर्मा ने इसे पढ़ने के बाद उन्हें एक और विचार आया। वकीलों को जरूरी नहीं कि केवल मुकदमे लड़कर पैसा कमाना पड़े, वे कानूनी ट्यूटोरियल कक्षाएं भी खोल सकते हैं। आरव शर्मा ने तुरंत एक प्रशिक्षण कंपनी पंजीकृत की जो न्यायिक परीक्षा ट्यूटोरियल पर केंद्रित थी और मुख्य व्याख्याता न्याय विरोधी लालू था। इस तरह मुकदमे लड़ने के अलावा देवेंद्र पाटिल अपने खाली समय में ट्यूटोरियल कार्यालय में छात्रों को पढ़ा सकते हैं। वह अपनी आय बढ़ा सकते हैं और आरव शर्मा भी थोड़ा और कमा सकते हैं। और क्योंकि आरव शर्मा ने अपने निवेश को बढ़ाया, पाटिल लीगल एसोसिएट्स प्रशिक्षण स्कूल की सहायक कंपनी बन गई। इसके अनुरूप आरव शर्मा की हिस्सेदारी बढ़ानी होगी और देवेंद्र पाटिल की हिस्सेदारी को कम करना होगा। दोस्ताना बातचीत के बाद आरव शर्मा की हिस्सेदारी 75% तक बढ़ा दी गई और देवेंद्र पाटिल की हिस्सेदारी 25% पर बनी रही।
हालांकि ऐसा लगता है कि देवेंद्र पाटिल की हिस्सेदारी में गंभीर कमी आई है, शुरू में 100% से अब 25% तक। लेकिन आरव शर्मा के सही संचालन के कारण कार्यालय का काम काफी बढ़ गया है और हर कोई हर दिन व्यस्त रहता है। देवेंद्र पाटिल की व्यक्तिगत आय 5 गुना बढ़ गई है, जो कि 100% शेयर रखने की तुलना में कहीं अधिक है। इसलिए देवेंद्र पाटिल को हिस्सेदारी में कमी के बारे में दुख नहीं था। इसके बजाय वह हर दिन बहुत खुश रहते थे। आरव शर्मा ने पहले से ही बुनियादी विकास दिशा और प्रमुख नीतियां तैयार कर ली थीं। जब तक देवेंद्र पाटिल इन दिशाओं में विकास करते हैं, आरव शर्मा को ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस दिन आरव शर्मा तारा खन्ना के साथ खरीदारी कर रहे थे। दोनों ओडन खा रहे थे। अचानक एक बड़ा काला कुत्ता बगल से कूद पड़ा। बड़ा काला कुत्ता आरव शर्मा और तारा खन्ना को चोट नहीं पहुंचाने गया, बल्कि थोड़ी दूरी पर एक माँ और बेटी की ओर गया। माँ ज़्यादा उम्र की नहीं दिख रही थी, शायद 25 या 26 साल की होगी। बच्ची भी बहुत छोटी थी, शायद 3 साल की, और अभी भी स्थिर रूप से नहीं चल सकती थी। बड़ा काला कुत्ता अचानक कूद पड़ा और कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे सका। उस पर बड़ा काला कुत्ता माँ और बेटी की ओर दौड़ा। आह आह, हटो, मदद, वाह, मम्मी मम्मी। माँ और बेटी इतना डर गईं कि उनकी आवाज़ बदल गई। इस समय एक बूढ़ी औरत दौड़कर आए और मुस्कुराते हुए बोली, डरो मत, मेरा कुत्ता लोगों को नहीं काटता। आरव शर्मा ने जल्दी से अपने हाथ में ओडन फेंक दिया और तेजी से दौड़ पड़ा। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बड़े काले कुत्ते ने माँ और बेटी को गिरा दिया और उन्हें काटना शुरू कर दिया। बूढ़ी औरत को तब एहसास हुआ कि कुछ गलत है और वह कुत्ते को खींचने की कोशिश करने के लिए दौड़ी। लेकिन वह एक बूढ़ी औरत एक वयस्क लैब्राडोर को कैसे खींच सकती थी? आरव शर्मा आगे बढ़े और कुत्ते को लात मारकर दूर कर दिया। इस समय माँ और बेटी दोनों के शरीर पर काटने के घाव थे, खासकर छोटी लड़की की बांह पर, जिस पर एक बड़ा काटने का निशान था। बूढ़ी औरत बहुत गुस्से में थी। उसने आरव शर्मा की ओर इशारा किया और गाली दी, तू छोटा हरामी, तूने मेरे कुत्ते को लात क्यों मारी? अगर मेरे कुत्ते को कुछ हुआ तो मैं तुझे मुकदमा करके सब कुछ छीन लूंगी। बूढ़ी औरत ने जैसे ही बोलना खत्म किया, बगल से एक चीख सुनाई दी। एक और बूढ़ी औरत को लैब्राडोर ने गिरा दिया था। भयानक बात यह थी कि उसका सिर जमीन पर टकराया और वह तुरंत हिल नहीं सकी। कुत्ते की मालकिन बूढ़ी औरत स्तब्ध रह गई और मुड़कर भागने लगी। तारा खन्ना आगे बढ़ी और उसका रास्ता रोककर बोली, बूढ़ी औरत, तुम्हारे कुत्ते ने किसी को काटा और उसे गिरा दिया। उसका जीवन या मृत्यु अज्ञात है। क्या तुम ऐसे ही चले जाना चाहती हो? बूढ़ी औरत गुस्से में थी और धमकी दी, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ कि दूसरों के मामले में दखल न दो। मेरा बूढ़ा एक रिटायर्ड कैडर है, मेरा बेटा एक कंपनी का अध्यक्ष है और मेरी बहू कोर्ट में जज है। अगर तुमने मुझे रोका तो परिणामों के बारे में सोचो। तारा खन्ना, भले ही तुम्हारा परिवार शाही परिवार हो, तुम आज यहाँ से नहीं जा सकती। क्या तुम्हें लगता है कि इस दुनिया में कोई सही लोग नहीं हैं? अन्य दर्शकों ने भी दौड़कर बूढ़ी औरत को घेर लिया। बिल्कुल सही, जाने की सोच भी मत। मुझे तुम जैसे लोगों से नफरत है जो अपने कुत्तों को बिना पट्टे के घुमाते हैं। कमबख्त, पिछली बार मुझे भी एक मूर्ख मिला था। उसका कुत्ता मुझ पर कूद पड़ा और मैं उसे रोक सकता था, लेकिन उसने सिर्फ मुस्कुराकर कहा कि उसका कुत्ता लोगों को नहीं काटता। नतीजतन मुझे काट लिया गया। दुनिया में तुम जैसे मूर्ख कैसे हो सकते हैं? सिर्फ इसलिए कि कुत्ता तुम्हें नहीं काटता इसका मतलब यह नहीं कि वह दूसरों को नहीं काटेगा। कमबख्त, हम उसे आज नहीं जाने देंगे। अगर हम इन लोगों से निपट नहीं करते तो भविष्य में हम और हमारे परिवारों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। अध्याय 228। बूढ़ी औरत को नहीं पता था कि वह जनता का गुस्सा भड़का देगी। वह इतना डर गई कि बोलने की हिम्मत नहीं कर सकी। आजकल इंसानों और कुत्तों के बीच टकराव बहुत गंभीर हैं। जो लोग कुत्ते पालते हैं या जो अत्यधिक प्यार करने वाले हैं, वे बिना सोचे समझे कुत्तों के पक्ष में होते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई कुत्ता किसी को काट ले तो भी वे कुत्ते का बचाव करते हैं। जब शहरी प्रबंधन अधिकारियों ने आवारा कुत्तों से निपटा तो उन्होंने कहा कि इतना क्रूर नहीं होना चाहिए, कि कुत्तों का कोई दोष नहीं है, बल्कि लोगों का है। सामान्य लोग बता सकते हैं कि इंसान और कुत्ते में से कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कोई भी कुत्ता, अगर वह लोगों को नुकसान पहुंचाता है तो उसका निपटारा होना चाहिए। इंसान हमेशा जानवरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन कुछ लोग खुद को कुत्तों के बराबर समझना चाहते हैं। इसलिए दोनों पक्षों के बीच बड़ा टकराव है। दर्शकों के इतने गुस्से में होने का कारण ये होना चाहिए कि वे विशेष रूप से इन कुत्ते मालिकों और इन बिना पट्टे वाले कुत्तों से नफरत करते हैं। और बूढ़ी औरत का रवैया इतना घमंडी था तो स्वाभाविक रूप से कोई भी उसे जाने देना नहीं चाहता था। तारा खन्ना ने जल्दी से पुलिस को फ़ोन किया। चाहे बूढ़ी औरत की कोई भी पृष्ठभूमि हो, इस मामले को छोड़ा नहीं जा सकता था। आरव शर्मा एम्बुलेंस को फ़ोन कर रहे थे और साथ ही एम्बुलेंस को साबुन का पानी और अल्कोहल लाने की याद दिलाई ताकि माँ और बेटी के घावों को साफ किया जा सके और एक साधारण कीटाणुशोधन किया जा सके। जल्द ही एम्बुलेंस और पुलिस लगभग एक साथ पहुंचे।
माँ और बेटी को अस्पताल ले जाया गया। कुत्ते की मालकिन, बूढ़ी औरत, को पुलिस ले गई। जल्द ही घटना का वीडियो टिकटॉक पर पोस्ट कर दिया गया। जैसे ही सूरज उगा, पूरे इंटरनेट को इस मामले की जानकारी हो गई। आमतौर पर इस स्थिति में कुत्ते प्रेमी चुप रहते हैं। उनका नियम है कि अगर कोई कुत्ता घायल करता है तो वे तुरंत उत्तेजित हो जाते हैं और बिना सोचे समझे उस व्यक्ति की निंदा करते हैं। लेकिन एक बार जब कोई कुत्ता किसी को काट लेता है या यहाँ तक कि मार डालता है तो वे सामूहिक रूप से चुप हो जाते हैं और आंखें मूंद लेते हैं। यह नहीं, संबंधित वीडियो के नीचे की टिप्पणियां सभी कुत्तों और कुत्ते मालिकों के खिलाफ अपमान और तथाकथित कुत्ते प्रेमियों की टिप्पणियां हैं। कुत्ते प्रेमियों की कहीं कोई समीक्षा नहीं है। इतना दुखद, इन्हें देखकर दुख होता है। माँ और बेटी बस टहल रही थीं, उन्होंने किसका अपराध किया? उन्हें ऐसी दुर्भाग्य क्यों सहना पड़ा? कमबख्त, कानून में बिना पट्टे के कुत्ते को घुमाना गैरकानूनी है, लेकिन कुछ लोग फिर भी अपने कुत्तों को पट्टे पर नहीं बांधते। मुझे लगता है कि सजा को बढ़ाना चाहिए। यह न केवल गैरकानूनी होना चाहिए, बल्कि एक अपराध होना चाहिए। कुत्ते मालिकों को सीधे सजा दी जानी चाहिए ताकि इन मूर्खों को याद रहे। यह इतना दुखद है। छोटी लड़की की बांह से मांस का एक टुकड़ा गिर गया। इसे देखकर ही दर्द होता है। अगर वह हैंडसम लड़का आगे नहीं बढ़ता और कुत्ते को भगा नहीं देता तो माँ और बेटी को कुचल दिया जाता। मैंने अभी न्याय विरोधी अपराधी लालू का वीडियो देखा। अगर कोई कुत्ता किसी को काटता है तो आप उसे मार सकते हैं, यह आत्मरक्षा है। या अगर कोई कुत्ता किसी को काटता है तो आप कुत्ते के मालिक को काट सकते हैं, ये भी आत्मरक्षा है। आपको उस मृत बूढ़ी औरत की बांह से भी एक टुकड़ा मांस काट लेना चाहिए ताकि उसे महसूस हो कि यह कैसा लगता है। कुत्ते द्वारा काट लिया जाना कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या आपको रेबीज का संक्रमण होगा। एक बार रेबीज हो गया तो आपकी मृत्यु निश्चित है और यहाँ तक कि देवता भी आपको नहीं बचा सकते। आइए प्रार्थना करें कि यह गरीब माँ और बेटी को संक्रमण न हो। अगर इस बार उस कमबख्त बूढ़ी औरत को सजा नहीं दी गई तो ये कानून का अन्याय होगा। उसने जो किया वह जानबूझकर हत्या से क्या अलग है। जब मैंने उसे मुस्कुराते हुए कहते देखा कि उसका कुत्ता पापा लोगों को नहीं काटता तो मैं उसे चाकू मारकर मार देना चाहता था। कमबख्त ... पहले भी कुत्तों द्वारा लोगों को मार डालने के कई मामले हो चुके हैं, लेकिन उनमें से किसी ने भी इस मामले जितना सनसनी नहीं मचाई। पहला, पीड़ित एक माँ और बेटी थी और महिलाएं स्वाभाविक रूप से लोगों की सहानुभूति जगाती हैं। दूसरा, कुत्ते के मालिक का रवैया और स्थिति को संभालने का तरीका बहुत उत्तेजक था। कुत्ते ने पहले ही व्यक्ति पर हमला कर दिया था, उसे तुरंत आगे बढ़कर इसे रोकना चाहिए था। लेकिन इसे रोकने के बजाय उसने हंसकर और व्यंग्यात्मक टिप्पणियां की, जिसने वास्तव में लोगों को उसे मार डालने की इच्छा कर दी। तीसरा, घटना के बाद कुत्ते के मालिक का पीड़ित को बचाने का कोई इरादा नहीं था और वह मुड़कर भागना चाहती थी। जब उसे रोका गया तो उसने अपनी पृष्ठभूमि दिखाई और दर्शकों को धमकी दी। समाज में वर्गीय विरोधाभास पहले से ही तीव्र है और वह इस समय अपनी स्थिति का उपयोग करके दूसरों को दबाने की कोशिश करती है, जिससे लोग और भी गुस्सा हो जाते हैं। चौथा, कुत्ता भागते समय एक और बूढ़ी औरत से टकरा गया। बूढ़ी औरत अभी भी अस्पताल में आपातकालीन उपचार के लिए है और यह निश्चित नहीं है कि वह बच पाएगी या नहीं। अगर बूढ़ी औरत को बचाया नहीं जा सका तो एक जीवन खो जाएगा। कुत्ते के मालिक का पाप और भी बड़ा है। दोपहर में अस्पताल ने घोषणा की कि कुत्ते द्वारा टकराई गई बूढ़ी औरत की मृत्यु हो गई। जब ये खबर आई तो इसने तुरंत पूरे इंटरनेट को हिला दिया। लगभग सभी संदेश कुत्ते के मालिक को कड़ी सजा देने की मांग कर रहे थे। इस समय घटनास्थल के क्षेत्र के पुलिस स्टेशन ने लोगों को भेजा ताकि आरव शर्मा को वापस ले जाया जाए। क्योंकि कुत्ते के मालिक ने एक वकील को काम पर रखा था, वकील ने उन्हें सलाह दी और आरव शर्मा पर कुत्ते को लात मारने के लिए मुकदमा दायर किया, जिससे उसे चोट लगी, जिसके कारण कुत्ता घबराहट में बूढ़ी औरत से टकरा गया। इसलिए आरव शर्मा की लात कुत्ते द्वारा बूढ़ी औरत को गिराने का ट्रिगर थी और उन्हें मुख्य कानूनी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। माय गॉड, अगर किसी व्यक्ति में शर्म नहीं है तो वह अजय होगा। मूल रूप से आरव शर्मा को नहीं पता था कि वह माँ और बेटी और मृत बूढ़ी औरत के लिए न्याय पाने में मदद करने के लिए किस कारण से शामिल हो सकता था। अब उनके पास एक कारण था। चूंकि वे खेलना चाहते हैं तो उनके साथ अंत तक खेलो। आरव शर्मा ने पुलिस से पीड़ित के परिवार से मिलने की मांग की। पुलिस ने सोचा कि आरव शर्मा अब प्रतिवादी हैं और पीड़ित के साथ उनका अपरिहार्य संबंध है, इसलिए उन्होंने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया। जल्द ही पुलिस की व्यवस्था के तहत आरव शर्मा पीड़ित के परिवार से मिले। महिला का पति, छोटी लड़की का पिता, जिसका नाम किरण महात्रे है, वह एक डीडी ड्राइवर है जिसका परिवार स्वच्छ पृष्ठभूमि वाला है और कोई पृष्ठभूमि नहीं है। मृत बूढ़ी औरत का रिश्तेदार उसका बेटा दीपक कांबले है। दीपक कांबले एक कुरियर है और उसकी कोई पृष्ठभूमि नहीं है। आरव शर्मा ने सीधे बात की, मैं एक वकील को काम पर रखने जा रहा हूं ताकि उनके साथ निपटा जाए।
कृपया एक प्राधिकार पत्र लिखें ताकि मेरा वकील आपका प्रतिनिधित्व कर सके और मामले को अंत तक लड़े। मैं सभी खर्चों को वहन करूंगा। आपको बस मुझे प्राधिकार पत्र देना होगा। आपको पूछने की जरूरत नहीं है। मुझे कोई मुआवजा नहीं चाहिए। मैं ये सब आपको दूंगा। क्या आरव शर्मा मूर्खतापूर्ण ढंग से दान के लिए पैसा दे रहा था? बिल्कुल नहीं। वह इतना संत नहीं है कि इतना मूर्ख हो। वह इस राष्ट्रीय ध्यान के अवसर का लाभ उठाकर देवेंद्र पाटिल को अपनी प्रतिभा दिखाने और सभी को अपनी ताकत साबित करने देना चाहता था। भविष्य में अधिक लोग देवेंद्र पाटिल की कानून परीक्षा प्रशिक्षण कक्षाओं के लिए साइन अप करेंगे और अधिक लोग उनसे कानूनी कार्रवाई की मांग करेंगे। इसके अलावा इस मामले को एक सुनहरी प्रतिष्ठा के रूप में उपयोग करके देवेंद्र पाटिल भविष्य में अधिक शुल्क वसूल सकेंगे और अधिक कमा सकेंगे। देवेंद्र पाटिल के सभी अनुबंध आरव शर्मा की कंपनी के नाम के तहत थे। उनके लिए अधिक नौकरी के अवसर का मतलब आरव शर्मा के लिए अधिक पैसा था। तो अगर यह पीड़ित को न्याय दिला सकता है और देवेंद्र पाटिल को प्रसिद्ध बना सकता है तो इसे क्यों नहीं करना? लेकिन यह आरव शर्मा की अपेक्षा से परे था। किरण महात्रे और दीपक कांबले ने कोई खुशी का भाव नहीं दिखाया, बल्कि वे थोड़े शर्मिंदे दिखे। उनके चेहरों के भाव देखकर आरव शर्मा को दिल में एक बुरी भावना हुई। उन्होंने जल्दी से पूछा, आपके उस भाव का क्या मतलब है? क्या आप अपने परिवार के लिए न्याय नहीं चाहते? दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और आखिरकार मृत बूढ़ी औरत के बेटे दीपक कांबले ने सच बताया। बूढ़ी औरत का बॉस एक रिटायर्ड टैक्स अधिकारी है, उसका बेटा भारत एयरवेज का सीईओ है और उसकी बहू छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जिला जनता कोर्ट में जज है। उन तीनों ने मुझसे मिलकर मुझे 5 लाख रुपये का मुआवजा देने की पेशकश की और मुझसे एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करने को कहा। इसलिए हम उसका मुकदमा नहीं करने जा रहे हैं। बाद में किरण महात्रे ने भी कहा, वे मेरे पास भी आए। चाहे मेरी पत्नी और बच्चों का क्या हो, उन्होंने मुझे एकमुश्त 20 लाख रुपये दिए और मुझसे एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करने को कहा और उसकी जिम्मेदारी न लेने को कहा। हाँ, आखिरकार आप पैसे से नहीं बच सकते? आरव शर्मा ने पूछा, तो तुमने सहमति दे दी? अध्याय 229। किरण महात्रे और दीपक कांबले ने कहा कि उन्होंने कुत्ते के मालिक के परिवार से मुआवजे की योजना को औपचारिक रूप से स्वीकार नहीं किया था, लेकिन वास्तव में उनके मन में इसे स्वीकार करने की इच्छा थी। हालांकि वे बस थोड़ा और समय लेना चाहते थे ताकि दूसरा पक्ष उन्हें और अधिक पैसे दे। हालांकि आरव शर्मा ने उन्हें न्याय दिलाने में मदद करने का वादा किया था, फिर भी दोनों परिवार आरव शर्मा के साथ सहयोग करने को तैयार नहीं थे। सीधे शब्दों में कहें तो वे सिर्फ पैसे चाहते थे, बस इतना कि अगर दूसरा पक्ष पैसे दे दे तो वे समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं और अब बुजुर्ग महिला को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। आरव शर्मा ने असहाय रूप से मुस्कुराया, लेकिन वह इन दो परिवारों के विकल्पों को भी समझ सकता था। पहला, वे सभी साधारण लोग हैं और दूसरा पक्ष एक सेवानिवृत्त कैडर, एक एयरलाइन कार्यकारी और एक जज है। उन्हें डर है कि वे जीत नहीं पाएंगे और उन्हें प्रतिशोध का भी डर है। दूसरा, घटना पहले ही हो चुकी थी और अगर कुत्ते के मालिक को जिम्मेदार ठहराया गया तो उसे केवल हत्या का दोषी माना जाएगा और उसे अपनी जान से हाथ नहीं धोना पड़ेगा। कुत्ते का मालिक पहले से ही वृद्ध है और कुछ साल जेल में बिताने के बाद वह ये कहते हुए मेडिकल पैरोल के लिए आवेदन कर सकता है कि वह इसे सहन नहीं कर सकता। आखिरकार उसके परिवार की पृष्ठभूमि को देखते हुए उसके लिए मेडिकल पैरोल प्राप्त करना मुश्किल नहीं है। इसका परिणाम क्या होगा? कुत्ते के मालिक को केवल एक आपराधिक रिकॉर्ड मिलेगा, लेकिन वास्तव में उसे जेल में समय बिताने की जरूरत नहीं होगी। ऐसा करने के बजाय उनके लिए पैसे मांगना अधिक व्यवहारिक होगा। वैसे भी कुत्ते के मालिक को ज्यादा समय तक जेल में नहीं रहना पड़ेगा। पीड़ितों के परिवार एक बड़ी राशि का मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं, विशेष रूप से मां और बेटी को, जिन्हें चेहरे और शरीर की सर्जरी के लिए तत्काल बड़ी राशि की आवश्यकता थी। दूसरे पक्ष से मुआवजा न मिलने पर वे खुद इलाज का खर्च वहन नहीं कर पाएंगे। हर कोई एक अलिखित नियम जानता है, जो है कि आप या तो पैसे चाहते हैं या जिंदगी, या आप जिंदगी चाहते हैं तो पैसे की उम्मीद न करें। इस वाक्य का सबसे अच्छा उदाहरण वह मामला है जिसमें प्रदीप जोशी ने एक BMW में टक्कर मार दी थी। पीड़ित का परिवार पैसे चाहता है और उसे समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा, अन्यथा जोशी परिवार मुआवजा नहीं देगा। एक बार समझौते पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद प्रदीप जोशी को अपनी जान से हाथ नहीं धोना पड़ेगा। यदि पीड़ित का परिवार प्रदीप जोशी को अपनी जान से हाथ धोने की मांग पर अड़ा रहता है तो जोशी परिवार मुआवजा नहीं देगा। यह एक विरोधाभासी विकल्प है, जिसका अर्थ है पैसे से ज्यादा जिंदगी, जिंदगी से ज्यादा पैसे। अगर आप पैसे चाहते हैं तो दूसरे व्यक्ति की जान की मांग न करें। अगर आप अपनी जिंदगी बचाना चाहते हैं तो पैसे देने की सोच भी न करें। अंतिम परिणाम यह था कि पीड़ित के परिवार ने समझौता किया, पैसे लिए और समझौते पर हस्ताक्षर किए और प्रदीप जोशी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। यह मामला वास्तव में प्रदीप जोशी के मामले जैसा ही है। बुजुर्ग महिला का परिवार स्पष्ट रूप से पैसे का उपयोग करके उसकी सजा को कम करना चाहता था।
पीड़ित को या तो पैसे स्वीकार करने थे या रिहाई समझौते पर हस्ताक्षर करना था। या तो आप परिणामों को सहन करते हैं या बुजुर्ग महिला जेल जाती है। इसलिए आरव शर्मा ने उन्हें कुत्ते के मालिक और उसके परिवार से निपटने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया। जल्द ही देवेंद्र पाटिल आए और आरव शर्मा से मिले। स्थिति को समझने के बाद देवेंद्र पाटिल ने आत्मविश्वास के साथ आरव शर्मा को आश्वासन दिया कि वह निश्चित रूप से मुकदमा जीत लेंगे। वास्तव में कोई भी सामान्य व्यक्ति देख सकता है कि आरव शर्मा को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। उन्हें विश्वास था कि देवेंद्र पाटिल मुकदमा जीत सकते हैं, लेकिन केवल मुकदमा जीतना स्पष्ट रूप से इस अवसर को बर्बाद करना होगा। वह इस मुकदमे के माध्यम से देवेंद्र पाटिल को प्रसिद्ध करना चाहते थे। देवेंद्र पाटिल आरव शर्मा के वकील बन गए। अब से अगर पुलिस स्टेशन में कुछ होता है तो बस उनसे सीधे संपर्क करें। आरव शर्मा को अब आने की जरूरत नहीं है। पुलिस स्टेशन से निकलते ही सिस्टम ने दैनिक कार्य जारी किए। सिस्टम ने साइन इन पूरा कर लिया है और अब दैनिक कार्य जारी कर रहा है। कृपया इस मामले को थीम के रूप में एक वीडियो बनाएं और एक दिन के भीतर 1 करोड़ लाइक्स प्राप्त करें। कार्य पूरा करने पर आपको रेबीज वैक्सीन उत्पादन प्रक्रिया का नया संस्करण पुरस्कार के रूप में मिलेगा। कृपया तय करें कि क्या आप कार्य स्वीकार करते हैं। आरव शर्मा ने तुरंत अपने दिमाग का उपयोग करके सिस्टम के साथ संवाद किया। आरव शर्मा, नया रेबीज वैक्सीन का क्या मतलब है? सिस्टम, ये वह रेबीज वैक्सीन है जिसे आयुष फार्मा लिमिटेड ने 5 साल तक विकसित करने की कोशिश की है। इसे पहले से इंजेक्शन लगाने पर आजीवन प्रतिरक्षा मिलती है। इसके अलावा यदि रोगी बीमार हो जाता है तो वैक्सीन की बड़ी खुराक रेबीज वायरस को मार सकती है, जिससे रोगी को ठीक होने की उच्च संभावना मिलती है। कम से कम ये रोगी की जान बचा सकता है। यदि यह वास्तव में इतना शक्तिशाली है तो रेबीज वैक्सीन का यह नया संस्करण वास्तव में अद्भुत है। वर्तमान चिकित्सा स्तर के अनुसार दुनिया में ऐसी कोई दवाएं या विधियां नहीं हैं जो रेबीज का इलाज कर सकें। एक बार बीमारी शुरू हो जाने पर मृत्यु दर 100% तक होती है। इसके अलावा रोगी आमतौर पर बीमारी शुरू होने के 6 दिनों के भीतर मर जाते हैं और कुछ जो इसका विरोध कर सकते हैं वे लगभग 10 दिनों तक टिक सकते हैं। यदि आरव शर्मा आयुष फार्मा लिमिटेड को रेबीज वैक्सीन का नया संस्करण उत्पादन करने में मदद कर सकता है तो यह निश्चित रूप से दुनिया भर में सनसनी मचा देगा। एक बार जब यह वैक्सीन आधिकारिक तौर पर बाजार में लॉन्च हो जाएगी तो यह निश्चित रूप से आयुष फार्मा लिमिटेड के प्रदर्शन और स्टॉक मूल्य में वृद्धि करेगा। इसलिए आरव शर्मा को इस कार्य को न स्वीकार करने का कोई कारण नहीं मिला। आरव शर्मा, कार्य स्वीकार करें। सिस्टम, निर्देश प्राप्त हुआ, कृपया कार्य को जल्द से जल्द पूरा करें। आरव शर्मा और देवेंद्र पाटिल नक्षत्र एंटरटेनमेंट ग्रुप कंपनी में आए। एक दिन में 1 करोड़ लाइक्स प्राप्त करना आसान काम नहीं है। वीडियो की गुणवत्ता इतनी अच्छी होनी चाहिए और यह जनता के मूल्यों के अनुरूप होनी चाहिए। केवल तभी जब यह उनके साथ सनादती है तभी वे इसे लाइक करेंगे। आरव शर्मा ने कागज और कलम लिया और स्वयं स्क्रिप्ट लिखी। देवेंद्र पाटिल और राधिका तिवारी को लगा कि उन्हें इतना छोटा काम स्वयं करने की आवश्यकता नहीं है और इसे उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। हालांकि आरव शर्मा को चिंता थी कि वे उनके इरादे को सटीक रूप से समझ नहीं पाएंगे, इसलिए इसे स्वयं करना सुरक्षित होगा। बार बार संशोधन के बाद आरव शर्मा ने अंततः इसे अंतिम रूप दिया। स्क्रिप्ट लिखने में उन्हें आधा दिन लगा, इसलिए स्वाभाविक रूप से हर शब्द बिल्कुल सही था। देवेंद्र पाटिल ने तुरंत स्क्रिप्ट ली और इसे कंठस्थ कर लिया। राधिका तिवारी ने कर्मचारियों से कहा कि वे सब कुछ तैयार करें और देवेंद्र पाटिल के तैयार होने के बाद तुरंत वीडियो शूट करें। लगभग 3 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद वीडियो पूरा हो गया। संपादक ने तुरंत वीडियो बनाया। इसे पूरा करने के बाद राधिका तिवारी ने इसे डॉइन पर अपलोड किया। अधिक लोगों को वीडियो देखने के लिए राधिका तिवारी ने ट्रैफिक प्रमोशन के लिए पैसे खर्च किए। वीडियो सामग्री ने भारी प्रतिक्रिया उत्पन्न की और सभी डेटा तेजी से बढ़े। प्रशंसकों ने सक्रिय रूप से टिप्पणियां छोड़ी और अपनी राय व्यक्त की। मुझे लगता है कि न्याय विरोधी लालू ने जो कहा वह सही है। यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है और यह नई आत्मरक्षा कानून को बढ़ावा देने में भाई रोहन की भूमिका से कम नहीं है। यदि बुजुर्ग महिला को कठोर सजा दी जा सकती है तो यह निश्चित रूप से बिना पट्टे के कुत्ते घुमाने की बुरी प्रवृत्ति को समाप्त कर देगा। 1 जान, 2 गंभीर चोटें, इतने गंभीर परिणाम, अगर उन्हें सिर्फ कुछ साल की जेल हो तो ये जीवन का अपमान और मानवीय गरिमा का उल्लंघन होगा। मुझे आशा है कि न्याय विरोधी लालू उस बहादुर लड़के को निर्दोष साबित करने में मदद कर सकता है। हमें उस शीर्ष परिवार को बचने नहीं देना चाहिए। यदि उस बहादुर व्यक्ति को, जो दूसरों की मदद के लिए आगे आया, सजा दी जाती है तो सामाजिक नैतिकता का स्तर निश्चित रूप से और नीचे गिर जाएगा। जो कि मैंने तुम्हें मारा नहीं तो मैं मदद क्यों करूं? कहावत से नैतिकता को हुए नुकसान से कम नहीं है। भले ही उसे मृत्युदंड न दिया जाए, उसे आजीवन कारावास की सजा दी जानी चाहिए और उसे जेल में मरने देना चाहिए। इस तरह का व्यक्ति बहुत घृणित है।
उसे कोई पश्चाताप नहीं है और वह अभी भी अपनी स्थिति का उपयोग करके दूसरों को दबाना चाहता है। मुझे आशा है कि प्राधिकरण ये भी जांच करेंगे कि क्या उसके परिवार के सदस्यों ने भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग में लिप्त हैं और उनके साथ भी निपटा जाए। संकोच, इस मामले ने बहुत बड़ी सनसनी मचाई है। जनवाणी और समाचार संघ जैसे आधिकारिक मीडिया ने भी संबंधित वीडियो और समाचार को फिर से साझा किया और टिप्पणियां जारी की। जनवाणी, कुत्तों को घुमाते समय पट्टा बांधना चाहिए। यह एक ऐसी बात है जिसे बार बार जोर दिया गया है और जिसे कानून बनाया गया है। फिर भी कुछ लोग कानून तोड़ना क्यों चाहते हैं? यदि हर कोई कानून के अनुसार कार्य करे और दूसरों के बारे में अधिक सोचे, तो अब लोगों और कुत्तों के बीच इतना बड़ा संघर्ष कैसे हो सकता है? यदि हम इसे गंभीरता से नहीं लेते, तो भविष्य में अन्य लोग घायल हो सकते हैं या अपनी जान गंवा सकते हैं। समाचार संघ, बिना पट्टे के कुत्ता घुमाने के परिणामस्वरूप एक मौत और 2 गंभीर चोटें हुईं। कुत्ते का मालिक न केवल पश्चाताप नहीं करता, बल्कि घायलों को सक्रिय रूप से बचाने के बजाय अपनी स्थिति का उपयोग करके दूसरों को दबाता है। हम मदद नहीं कर सकते लेकिन पूछते हैं, आपको इतना दुस्साहस करने की हिम्मत किसने दी? जनवाणी और समाचार संघ की टिप्पणियों ने बदले में न्याय विरोधी लालू की प्रसिद्धि को बढ़ाया। विशेष रूप से आरव शर्मा द्वारा बनाए गए वीडियो को 2 करोड़ से अधिक बार देखा गया। केवल 12 घंटों में लाइक्स की संख्या 1 करोड़ को पार कर गई। हालांकि सिस्टम कार्य को 24 घंटों के भीतर पूरा करने की आवश्यकता है। भले ही आरव शर्मा ने इसे केवल 12 घंटों में पूरा कर लिया, सिस्टम को पुरस्कार जारी करने के लिए 24 घंटे इंतजार करना होगा। इसके अलावा न्याय विरोधी लालू के खाते के अनुयायियों की संख्या आधिकारिक रूप से 1 करोड़ को पार कर गई। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में केवल 4 दिन लगे। जब आरव शर्मा 24 घंटे तक सिस्टम के पुरस्कार की प्रतीक्षा कर रहे थे, अस्पताल से बुरी खबर आई। कुत्ते द्वारा काटी गई मां और बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई थीं और उनके शरीर में बड़ी मात्रा में रेबीज वायरस बचा हुआ था। हालांकि डॉक्टरों ने उन्हें रेबीज वैक्सीन दी थी, फिर भी यह उन्हें बीमारी से बचाने में विफल रहा। उन दोनों में मतली, पेट दर्द, दस्त, साथ ही चिंता, अवसाद, मतिभ्रम, घबराहट और ध्वनि, प्रकाश, हवा और दर्द जैसे उत्तेजनाओं के प्रति संवेदनशीलता और पानी से बहुत डरने जैसे लक्षण दिखाई दिए। ये रेबीज के विशिष्ट लक्षण हैं। दूसरे शब्दों में, इस मां और बेटी के लिए कोई उम्मीद नहीं है। विश्व में वर्तमान में उनके लिए कोई इलाज नहीं है। सबसे कम समय में 3-6 दिन और सबसे लंबे समय में 10-12 दिन में उनकी मृत्यु निश्चित है। अध्याय 230, मां और बेटी के रेबीज से संक्रमित होने और केवल मृत्यु की प्रतीक्षा करने की खबर तेजी से इंटरनेट पर फैल गई। हर कोई उनके लिए दुखी महसूस करता था और कुत्ते के मालिक से बहुत नफरत करता था। अब जब ये घटना फिर से हुई, तो हर कोई कुत्ते के मालिक से और भी अधिक नाराज था। इस समय सभी संबंधित समाचार टिप्पणी अनुभागों में अपमानों से भरे हुए थे। लगभग हर कोई महसूस करता था कि कुत्ते के मालिक को मार देना चाहिए। उसके गैरकानूनी और अनुचित व्यवहार के कारण 3 जानें चली गईं। यदि इसे केवल साधारण हत्या के रूप में माना गया तो यह स्पष्ट रूप से अनुचित होगा। लेकिन सच कहें तो कानून केवल ये निर्धारित कर सकता है कि कुत्ते का मालिक हत्या का दोषी है, क्योंकि उसका कोई व्यक्तिपरक इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था और केवल उसके अनुचित व्यवहार के कारण 3 लोगों की मृत्यु हुई। इसलिए हत्या का आरोप निश्चित रूप से स्थापित नहीं होगा, केवल लापरवाही से हत्या। इस समय कुत्ते के मालिक के परिवार और वाशी पुलिस स्टेशन ने भी 2 पीड़ितों के परिवारों द्वारा हस्ताक्षरित समझौता पत्र जारी किए। कुत्ते द्वारा मारी गई बुजुर्ग महिला के परिवार को अंततः 8 लाख रुपये का मुआवजा मिला और कुत्ते के मालिक को परिवार की माफी मिल गई। मोलभाव के बाद मां और बेटी के परिवार को 22 लाख रुपये का मुआवजा मिला और कुत्ते के मालिक को पीड़ित और उसके परिवार से माफी मिल गई। टिकटॉक पर वकीलों ने तुरंत इस घोषणा का विश्लेषण किया। इसे एक वाक्य में संक्षेप में कहें तो पीड़ित और उसके परिवार से माफी पत्र के साथ कुत्ते के मालिक को अधिकतम 15-20 साल की जेल की सजा हो सकती है। यदि कुत्ते के मालिक का परिवार विशेषज्ञ की सलाह लेता है तो वह 2 से 3 साल जेल में रहने के बाद मेडिकल पैरोल के लिए आवेदन कर सकता है और मूल रूप से उसे जेल में नहीं रहना पड़ेगा। आखिरकार कुत्ते के मालिक की पारिवारिक पृष्ठभूमि के साथ मेडिकल पैरोल की जगह प्राप्त करना आसान है। इन वकीलों में कोई वास्तविक क्षमता नहीं है और वे केवल सामाजिक संघर्षों को भड़काएंगे। हर कोई पहले से ही बहुत गुस्से में था और उनके विश्लेषण के बाद हर कोई और भी गुस्से में हो गया। कई लोगों ने अपना आपा खो दिया और सरकार और कानूनों पर सवाल उठाने लगे। ये घटना के दायरे से परे चला गया। यदि यह जारी रहा तो प्राधिकरण निश्चित रूप से जनमत को नियंत्रित करने के लिए कार्रवाई करेंगे और पूरे इंटरनेट से पोस्ट और संबंधित समाचार हटा देंगे। उस समय पीड़ित के लिए न्याय प्राप्त करना मुश्किल होगा। इसलिए आरव शर्मा ने देवेंद्र पाटिल से एक और वीडियो बनाने को कहा, जिसमें सभी को सूक्ष्म रूप से याद दिलाया गया कि वे केवल कानूनी घटना पर ही ध्यान दें और उन चीज़ों पर चर्चा न करें जिन पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। आरव शर्मा उत्सुकता से 10 बजे की प्रतीक्षा कर रहे थे।
जब घड़ी बजी, सिस्टम ने उसी समय एक रिमाइंडर भेजा। सिस्टम ने साइन इन पूरा कर लिया है और कल के कार्य के लिए पुरस्कार जारी किया है। इस समय आरव शर्मा की जेब में हलचल हुई। उन्होंने अंदर हाथ डाला और एक कागज़ छुआ। उन्होंने जल्दी से कागज़ निकाला और देखा, जिसमें रेबीज वैक्सीन उत्पादन प्रक्रिया और सिद्धांतों का नया संस्करण विस्तार से था। एक सच्चा मार्केटिंग मास्टर को इवेंट मार्केटिंग में निपुण होना चाहिए। अब उनके सामने एक गर्म घटना थी जिसका वे फायदा उठा सकते थे, इसलिए आरव शर्मा को निश्चित रूप से इस अवसर को जब्त करना था। वे तुरंत आयुष फार्मा लिमिटेड अनुसंधान संस्थान के लिए रवाना हुए। निदेशक प्रवीण कदम हैं, जो 30 से अधिक वर्षों के कार्य अनुभव वाले एक पुराने सहयोगी हैं। आरव शर्मा ने सीधे बात शुरू की और प्रवीण कदम को सच्चाई बताई। प्रोफेसर कदम, मैंने रेबीज वैक्सीन उत्पादन प्रक्रिया का एक नया संस्करण शोध किया है। अब मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपनी टीम को मेरी प्रक्रिया के अनुसार नमूने बनाने के लिए प्रेरित करें ताकि नैदानिक परीक्षण किए जा सकें। आप सभी हमारी कंपनी की स्थिति जानते हैं। यदि ये परियोजना जल्द से जल्द परिणाम नहीं दे पाई तो आपको निकट भविष्य में नई नौकरियां ढूंढनी होंगी। प्रवीण कदम ने आश्चर्य से जवाब दिया, क्या डायरेक्टर शर्मा वास्तव में दवा अनुसंधान कर सकते हैं? आरव शर्मा, हाँ, वास्तव में मेरे चिकित्सा कौशल बहुत अच्छे हैं। अगर मौका मिला तो मैं आपको कुछ दिखा सकता हूँ। अब समय की कमी है, हमें तत्काल नमूनों की आवश्यकता है और फिर हम इन्हें कुत्ते द्वारा काटी गई माँ और बेटी पर उपयोग कर सकते हैं जिन्हें जटिलताएं हो रही हैं। यदि हम उन्हें बचा सकते हैं तो हमारे उत्पाद निश्चित रूप से कम आपूर्ति में होंगे। मैं सभी को वादा कर सकता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति का वर्ष अंत बोनस 50% बढ़ जाएगा। पैसा दुनिया को चलाता है और एक बड़ा पुरस्कार हमेशा बहादुर लोगों को लाएगा। वर्ष अंत बोनस में 50% की वृद्धि का प्रलोभन बहुत बड़ा था और प्रवीण कदम ने तुरंत टीम के सदस्यों को आरव शर्मा की उत्पादन प्रक्रिया का अध्ययन करने से रोका। आखिरकार वे पेशेवर हैं। वास्तव में वे केवल एक नज़र डालकर ही अनुमान लगा सकते हैं कि यह नुस्खा प्रभावी है या नहीं। टीम के सदस्यों ने इसकी प्रशंसा की। प्रोफेसर कदम, आपको ये प्रक्रिया कहाँ से मिली? ये वास्तव में अद्भुत है। हाँ, मेरे सीमित ज्ञान के आधार पर इस प्रक्रिया के अनुसार उत्पादित रेबीज वैक्सीन निश्चित रूप से प्रारंभिक इंजेक्शन और आजीवन प्रतिरक्षा के लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है। हम हमेशा वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ का उत्पादन करना चाहते थे, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा था कि हम वास्तव में फागोसाइट्स को वायरस को निगलने दे सकते हैं और फिर शरीर को एंटीबॉडीज़ बनाने में मदद कर सकते हैं। यह विचार वास्तव में साहसी और उन्नत है और मैं वास्तव में इसकी प्रशंसा करता हूँ। प्रवीण कदम ने सिर हिलाया और फुसफुसाया, यह अविश्वसनीय है कि इतना युवा गैर पेशेवर व्यक्ति स्व अध्ययन से ऐसी प्रक्रिया के साथ आ सकता है। उसे निश्चित रूप से ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त है और असाधारण प्रतिभा है। यदि वह एक पेशेवर शोधकर्ता बन जाता है तो वह निश्चित रूप से अधिक चिकित्सा समस्याओं को हल करने में सक्षम होगा। सभी ने एक साथ पूछा, कौन? प्रवीण कदम, हमारे नए चेयरमैन आरव शर्मा, डायरेक्टर शर्मा। सभी ने एक साथ कहा, अरे वह! स्पष्ट रूप से कोई भी प्रवीण कदम की बात पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं करता था। एक इतना युवा शौकिया कैसे इतनी अद्भुत तकनीक के साथ आ सकता है? इन पेशेवर शोधकर्ताओं के पास सभी के पास डॉक्टरेट डिग्री है और कम से कम 10 साल का कार्य अनुभव है। 10 साल से अधिक समय तक कठिन अध्ययन करने और 10 साल से अधिक समय तक अनुसंधान में समर्पित होने के बाद वे अभी भी एक शौकिया से कम हैं। ये वास्तव में निराशाजनक है। इन शोधकर्ताओं ने यह संदेह करना शुरू कर दिया कि क्या वे मूर्ख हैं। उनके और आरव शर्मा के बीच इतना बड़ा अंतर कैसे हो सकता है? प्रवीण कदम ने एक लंबी सांस ली और कहा, ठीक है, और बातें बंद करो, काम शुरू करो। सभी लोग उत्साह बढ़ाएं और काम में जुट जाएं। हम समय के दबाव में हैं और हमें जल्द से जल्द नमूने तैयार करने हैं। इसलिए सभी की प्रक्रियाओं में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मैं इसे आपके सामने रखता हूं, जो कोई गलती करेगा वह मेरी टीम छोड़ देगा। मुझे दोष न दे कि मैंने उन्हें मौका नहीं दिया। डायरेक्टर शर्मा ने भी कहा कि यदि वैक्सीन को जल्द से जल्द तैयार किया जा सकता है तो प्रत्येक व्यक्ति का वर्ष अंत बोनस 50% बढ़ जाएगा। तो हमारा अच्छा साल आपके प्रदर्शन पर निर्भर करता है। प्रोफेसर कदम, चिंता न करें, हम कड़ी मेहनत करेंगे। हाँ, हम निश्चित रूप से आपको और डायरेक्टर शर्मा को निराश नहीं करेंगे। ठीक है, शुरू करें। जितनी जल्दी हम इसे बनाएंगे उतनी जल्दी हम इसे ज़रूरतमंद लोगों को दे सकते हैं। शायद यह एक जान बचा सकता है। सभी ने सिर हिलाया और जल्दी से काम शुरू कर दिया। उत्पादन प्रक्रिया की आवश्यकताओं के अनुसार प्रवीण कदम ने चरणों को कई छोटे चरणों में विभाजित किया और विभिन्न लोगों को उनके लिए जिम्मेदार बनाया। यह एक फैक्ट्री असेंबली लाइन की तरह है जहां हर कोई एक हिस्से के लिए जिम्मेदार है और अंततः सभी मिलकर एक उत्पाद को पूरा करते हैं जो एक क्लिक के साथ पूरा हो सकता है। 2 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने अंततः 50 मिलीलीटर का नमूना तैयार किया। प्रवीण कदम ने जल्दी से आरव शर्मा को फ़ोन किया और उन्हें वैक्सीन लेने और मां और बेटी को परीक्षण के लिए देने के लिए कहा। अध्याय 231।
सिस्टम द्वारा आरव शर्मा को दी गई वैक्सीन निर्माण प्रक्रिया में निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन समस्या यह है कि क्या प्रवीण कदम और उनकी टीम ने उत्पादन प्रक्रिया के दौरान प्रक्रिया की आवश्यकताओं का सख्ती से पालन किया, और क्या तैयार उत्पाद सिस्टम द्वारा दी गई फॉर्मूले के आधार पर विकसित किए गए उत्पाद के समान है। इसलिए सावधानी के लिए पहले इन विवो प्रयोगों को करना होगा। कम से कम ये सुनिश्चित करना होगा कि यह तुरंत व्यक्ति को नहीं मारेगा, इससे पहले कि इसे मनुष्यों पर उपयोग किया जा सके। अन्यथा आरव शर्मा ने अच्छे इरादों से लोगों को बचाने की कोशिश की, लेकिन प्रवीण कदम की टीम के शोध में गलती के कारण तैयार उत्पाद में समस्या थी, जिसके कारण मां और बेटी की तत्काल मृत्यु हो गई और उनके परिवार ने उन पर मुकदमा कर दिया, तो यह एक त्रासदी होगी। आरव शर्मा अनुसंधान संस्थान में पहुंचे और तुरंत प्रवीण कदम से सफ़ेद चूहों का उपयोग करके प्रयोग करने को कहा। पहले रेबीज वायरस निकाला जाता है और इसे सफ़ेद चूहे के शरीर में इंजेक्शन दिया जाता है, और फिर सफ़ेद चूहे को नवविकसित रेबीज वैक्सीन इंजेक्शन दी जाती है। यदि सफ़ेद चूहों में रेबीज वायरस मर जाता है तो इसका मतलब है कि यह वास्तव में प्रभावी है। प्रवीण कदम ने जल्दी से लोगों को आरव शर्मा की आवश्यकताओं के अनुसार जीवित प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया। कुल 5 प्रयोगात्मक चूहे हैं, जिन्हें 1, 2, 3, 4 और 5 नंबर दिए गए हैं। 5 चूहों के शरीर का आकार, उम्र और अन्य डेटा लगभग समान हैं। डेसिबल ने उन्हें समान खुराक के रेबीज वायरस का इंजेक्शन दिया। फिर वैक्सीन को क्रमशः 0.1 मिलीलीटर, 0.2 मिलीलीटर, 0.3 मिलीलीटर, 0.4 मिलीलीटर और 0.5 मिलीलीटर की खुराक में इंजेक्शन दिया गया। 24 घंटे बाद प्रयोगात्मक डेटा सामने आए। 0.3 मिलीलीटर, 0.4 मिलीलीटर और 0.5 मिलीलीटर वैक्सीन इंजेक्शन वाले चूहों में रेबीज वायरस लगभग पूरी तरह से खत्म हो गया था। हालांकि 0.1 मिलीलीटर और 0.2 मिलीलीटर वैक्सीन इंजेक्शन वाले चूहों के शरीर में अभी भी कुछ रेबीज वायरस बचा हुआ था। वास्तव में ये डेटा महत्वपूर्ण नहीं है। आरव शर्मा जो देखना चाहते थे वह ये है कि वैक्सीन प्रभावी है या नहीं। जब तक ये काम करता है, इसका मतलब है कि प्रवीण कदम और अन्य लोगों ने कोई गलती नहीं की। आरव शर्मा तुरंत फ्रीजर लेकर सूर्यकिरण अस्पताल पहुंचे। मां और बेटी को अलग कर दिया गया था और परिवार के सदस्यों को भी उनके पास जाने की अनुमति नहीं थी। वे अब एक भ्रम की स्थिति में हैं और मतिभ्रम का अनुभव कर रहे हैं। वे किसी को पहचान नहीं सकते और जिसे पकड़ लेंगे उसे काट लेंगे। आरव शर्मा ने उनके उपचार चिकित्सक नितिन वाघमारे और उनके परिवारों से मुलाकात की। समय कम था और आरव शर्मा उनके साथ बेकार की बातें करके समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे। उन्होंने सीधे वैक्सीन दिखाए और परिवार के सदस्यों से कहा, यह आयुष फार्मा लिमिटेड द्वारा हाल ही में विकसित रेबीज वैक्सीन का नया संस्करण है। एक इंजेक्शन आजीवन प्रतिरक्षा प्रदान करता है और यह बीमारी शुरू होने पर तत्काल उपचार कर सकता है। इसमें ठीक होने की कुछ संभावना है और कम से कम जीवन बचाया जा सकता है। आरव शर्मा की बात सुनकर परिवार के सदस्य स्वाभाविक रूप से बहुत खुश थे, लेकिन डॉक्टरों ने इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया। जैसा कि सभी जानते हैं, एक बार रेबीज शुरू हो जाता है, इसका कोई इलाज नहीं है। दुनिया भर के शीर्ष फार्मासिस्ट एक विशिष्ट दवा विकसित करने पर काम कर रहे हैं, लेकिन लगभग 100 साल बीत चुके हैं और कोई भी इसे विकसित करने में सक्षम नहीं हुआ है। आरव शर्मा अब एक छोटी सी दवा लेकर कहते हैं कि यह एक वैक्सीन है जो रेबीज का इलाज कर सकती है। कौन इस पर विश्वास करेगा? आरव शर्मा इन डॉक्टरों के संदेह को समझ सकते थे, लेकिन स्थिति अब गंभीर है। मां और बेटी कभी भी मर सकती हैं। आरव शर्मा के पास उनके लिए बहुत अधिक समझाने का समय नहीं है। आरव शर्मा ने परिवार के सदस्यों से कहा, डॉक्टर ने आपको बता दिया होगा कि उनके पास अधिकतम 10 दिन का समय है। अगर वे बदकिस्मत हैं तो वे 3 दिन में मर सकते हैं। दवा आपके सामने है। क्या आप इसके लिए लड़ना चाहते हैं या उन्हें मरते हुए देखना चाहते हैं? अच्छी तरह से सोच लें। उपचार चिकित्सक नितिन वाघमारे ने जल्दी से सलाह दी, उन पर विश्वास न करें। दुनिया में कोई प्रभावी दवा नहीं है। वह शायद रोगी पर दवा प्रयोग करना चाहता है। परिणामों की भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता। लड़की के पिता किरण महात्रे ने कहा, लेकिन आपका अस्पताल मेरी पत्नी और बेटी को नहीं बचा सकता। उन्हें मरने देने के बजाय हम इसे आजमा सकते हैं, भले ही इसका मतलब प्रयोग करना हो। अगर एक किरण की उम्मीद है तो मैं इसे स्वीकार करूंगा। आरव शर्मा, आपका ऐसा सोचना सही है। यह मत कहें कि मेरी वैक्सीन एक सुरक्षित उत्पाद है जिसका जीवित प्रयोगों पर परीक्षण किया गया है, भले ही यह वास्तव में आपकी पत्नी और बेटी को प्रयोग के लिए देना हो। अगर इसमें उम्मीद है तो यह मरने की प्रतीक्षा करने से बेहतर है। नितिन वाघमारे, यह आपकी स्वतंत्रता है, लेकिन अगर आप उनकी वैक्सीन का उपयोग करने पर अड़े हैं तो हमें आपको डिस्चार्ज करना होगा। आप हमारे अस्पताल के डॉक्टर नहीं हैं। हम अनुमोदित न हुई वैक्सीन को हमारे अस्पतालों में प्रकट होने की अनुमति नहीं दे सकते। ये ठीक वही है जो आरव शर्मा चाहते हैं।
माँ और बेटी को सूर्यकिरण अस्पताल में उपचार के लिए स्थानांतरित करके हम सूर्यकिरण अस्पताल को भी लोकप्रिय बनाने का अवसर ले सकते हैं। ये व्यर्थ नहीं होगा कि आरव शर्मा ने उन्हें मुफ्त में वैक्सीन दी। कुछ लाभ होना चाहिए। आरव शर्मा, ये ठीक है, उन्हें सूर्यकिरण अस्पताल में स्थानांतरित किया जा सकता है। मैं अभी उन्हें फ़ोन करता हूं और उन्हें लेने के लिए किसी को भेजने के लिए कहता हूं। आप लोग जल्दी से उनके लिए स्थानांतरण प्रक्रियाएं पूरी करें। किरण महात्रे ने सिर हिलाया और जल्दी से स्थानांतरण प्रक्रियाएं पूरी करने चले गए। चिकित्सा कर्मचारियों ने चुपके से चर्चा की। क्या हो रहा है? फिर से अपोलो हॉस्पिटल से स्थानांतरित क्यों? उन्हें क्या हुआ है? रेबीज, और यह शुरू हो गया है। अरे, क्या ये निराशाजनक नहीं है? डीन ने उन्हें क्यों स्वीकार किया? क्या ये हमारे अस्पताल की इलाज दर को कम नहीं करेगा? चेयरमैन ने डीन को फ़ोन किया और उन्हें लेने के लिए कार भेजने को कहा। कौन आदेशों की अवहेलना करने की हिम्मत करता है? चेयरमैन यहाँ हैं। वे कहाँ हैं? मैंने सर्जरी में अपने सहयोगियों से सुना कि चेयरमैन युवा और सुंदर हैं। कौन सा है? मैं देखना चाहता हूँ कि वे कितने सुंदर हैं। वह जो फ्रीजर पकड़े हुए है, वह हमारा चेयरमैन है। हाँ, वह वास्तव में बहुत सुंदर है। इतना उत्कृष्ट व्यक्ति कैसे हो सकता है? वह इतना युवा है, फिर भी उसके पास सूर्यकिरण अस्पताल ग्रुप का नियंत्रण हिस्सा खरीदने के लिए पैसा है, और वह ऐसी सर्जरी कर सकता है जो दूसरों के लिए असंभव है। अब वह रेबीज का इलाज करने की कोशिश कर रहा है, जिसका कोई भी डॉक्टर दुनिया में इलाज नहीं कर सकता। यह अद्भुत है। मुझे वह पसंद है। हाय हाय हाय, अपनी लार वापस खींचो। अगर चेयरमैन ने देख लिया तो तुम्हारी सारी छवि उनके सामने खत्म हो जाएगी। अध्याय 232। जल्द ही चिकित्सा कर्मचारियों के संयुक्त प्रयासों से उन्मादी माँ और बेटी को अंततः आइसोलेशन रूम में भेज दिया गया। चूंकि वे बहुत उन्मादी थीं, सुरक्षा कारणों से उन्हें बिस्तर पर रस्सियों से बांधना पड़ा। आरव शर्मा ने सहज रूप से रेबीज की भयावहता को महसूस किया। छोटी लड़की केवल 3 या 4 साल की दिखती थी, लेकिन वह जिस तरह से किसी को भी देखकर काटने की कोशिश करती थी, वह किसी जंगली जानवर से अलग नहीं थी। डीन हर्षवर्धन राय ने मुस्कुराते हुए पूछा, डायरेक्टर शर्मा, अब हमें क्या करना चाहिए? कृपया हमें अपने निर्देश दें। आरव शर्मा, संक्रामक रोग विभाग के चिकित्सा कर्मचारियों को प्रोफेसर कदम के साथ सहयोग करने दें और उनके निर्देशों का पालन करें। सभी चिकित्सा कर्मचारियों को सुरक्षात्मक कपड़े पहनने चाहिए और सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। ये कहकर आरव शर्मा ने फ्रीजर को प्रवीण कदम को सौंप दिया, जो अभी अभी पहुंचे थे। प्रवीण कदम का अपनी टीम को यहां लाने का उद्देश्य मां और बेटी के विभिन्न शारीरिक संकेतकों में परिवर्तनों की निगरानी करना है, ताकि वे वैक्सीन के मानव शरीर पर प्रभाव को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर सकें। हर्षवर्धन राय, ठीक है। डायरेक्टर राणे, आप स्वयं टीम का नेतृत्व करें और सब कुछ प्रोफेसर कदम के आदेश के तहत होगा। डायरेक्टर राणे, ठीक है। डायरेक्टर राणे ने जल्दी से विभाग के चिकित्सा कर्मचारियों को इकट्ठा किया और प्रवीण कदम की टीम के साथ आइसोलेशन रूम में गए। आरव शर्मा और अन्य लोग कांच की दीवार के माध्यम से अंदर की स्थिति देख सकते थे। जैसे ही प्रवीण कदम और अन्य लोग अंदर गए, माँ और बेटी उन्मादी हो गईं। यदि वे अस्पताल के बिस्तरों में बंधे न होते और हिल नहीं पाते, तो वे निश्चित रूप से चिकित्सा कर्मचारियों पर झपट पड़तीं और उन्हें काट लेतीं। परिवार के सदस्यों ने उन्मादी माँ और बेटी को देखा, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वे नर्वस और उत्साहित दोनों थे। किरण महात्रे, श्रीमान शर्मा, क्या आपको लगता है कि उनके ठीक होने की कोई संभावना है? आरव शर्मा, इंतजार करें और देखें। ठीक होने की संभावना बहुत अधिक है और सबसे खराब स्थिति में आप उनकी जान बचा सकते हैं। भविष्य में उन्हें ठंड और पानी से डर जैसे लक्षण हो सकते हैं, लेकिन सावधानी बरतने से यह उनके सामान्य जीवन को प्रभावित नहीं करेगा। किरण महात्रे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वे जीवित रह सकें तो हमारा पूरा परिवार आपके सामने घुटने टेककर और सिर झुकाकर आपका आभार व्यक्त करेगा। आरव शर्मा, नहीं, सच कहूं तो ये दवा अभी अभी बनी है और हमने इसका केवल चूहों पर परीक्षण किया है और कोई समस्या नहीं आई। लेकिन ये पहली बार है जब इसे मनुष्यों पर उपयोग किया जा रहा है। क्योंकि स्थिति गंभीर है, वे कभी भी मर सकते हैं और हमारे पास मानव परीक्षण करने का समय नहीं है। अब हम उन्हें बचा रहे हैं और साथ ही उनका उपयोग प्रयोग के लिए कर रहे हैं। इसलिए आपको मुझे धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं है, इसे हम एक दूसरे की मदद के रूप में मान सकते हैं। प्रभाव वही है जैसा मैंने अभी कहा, इसमें ठीक होने की उच्च संभावना है और कम से कम ये सुनिश्चित है कि वे जीवित रह सकते हैं। जो अभी भी अज्ञात है वह यह है कि वैक्सीन के दुष्प्रभाव होंगे या नहीं। मैं आशा करता हूं कि आप मेरे शोधकर्ताओं को उनके विभिन्न शारीरिक डेटा रिकॉर्ड करने की अनुमति देंगे ताकि हम विश्लेषण कर सकें कि वैक्सीन में दुष्प्रभाव हैं या नहीं। ठीक है, किरण महात्रे, ठीक है। जब तक व्यक्ति जीवित रहता है, आप जो चाहें रिकॉर्ड कर सकते हैं। बच्ची के दादाजी, हाँ, जीवित रहना ही काफ़ी है। बाकी कुछ मायने नहीं रखता।
बच्ची के दादाजी, जब तक आप जीवित रह सकते हैं आप उन्हें उनके पूरे जीवन के लिए दवा परीक्षण करने दे सकते हैं। ये देखा जा सकता है कि यह परिवार अब चीज़ों को बहुत स्पष्ट रूप से देखता है। जब व्यक्ति मर जाता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। जीवित रहने के लिए लोगों को कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। सच कहें तो यदि वैक्सीन प्रभावी है तो यह उनके लिए एक और जिंदगी जीने जैसा होगा। उनके लिए नोट्स लेने में सहयोग करना एक छोटी सी बात है, इसलिए वे निश्चित रूप से ऐसा करने के लिए तैयार होंगे। आरव शर्मा ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। सभी लोग चुपचाप आइसोलेशन रूम की स्थिति को देख रहे थे। वैक्सीन इंजेक्शन के बाद डायरेक्टर राणे अपनी टीम के साथ सबसे पहले बाहर आए। प्रवीण कदम के नेतृत्व में आयुष फार्मा लिमिटेड की शोध टीम अभी भी आइसोलेशन रूम में मां और बेटी के शारीरिक संकेतकों का निरीक्षण कर रही थी। 24 घंटे बाद प्रवीण कदम डेटा लेकर डीन के कार्यालय में आए और आरव शर्मा से मिले। आरव शर्मा, प्रोफेसर कदम, आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद। स्थिति कैसी है? प्रवीण कदम, सभी शारीरिक संकेतक सामान्य हैं। वयस्कों में रेबीज वायरस की अवशिष्ट दर 15% है और बच्चों में 20% है। ये बच्चों की अधिक गंभीर चोटों से संबंधित हो सकता है। 7 दिनों में एक और इंजेक्शन के बाद हमें पूर्ण डेटा मिल जाना चाहिए। आरव शर्मा, ठीक है। आप 24 घंटे उनकी निगरानी करें और सुनिश्चित करें कि उनके शरीर में कोई वायरस न बचे इससे पहले कि आप जाएं। प्रवीण कदम, ठीक है। जल्द ही। 1 सप्ताह बीत गया। मां और बेटी के शरीर में रेबीज वायरस पूरी तरह से खत्म हो गया था और एंटीबॉडीज का उत्पादन हो गया था। उनके सभी शारीरिक संकेतक सामान्य थे, जो दर्शाता है कि वैक्सीन का कोई दुष्प्रभाव नहीं है। लेकिन स्थिति को स्थिर करने के लिए प्रवीण कदम ने मां और बेटी को एक और वैक्सीन इंजेक्शन दिया और फिर उन्हें सलाह दी कि वे अस्पताल से डिस्चार्ज हो सकते हैं। प्रवीण कदम ने रिकॉर्ड किए गए डेटा के साथ आरव शर्मा को ढूंढा। श्रीमान शर्मा, हम सफल हुए। हाँ, मां और बेटी के वायरस साफ हो गए हैं और सभी शारीरिक संकेतक सामान्य हैं, बिना किसी दुष्प्रभाव के। मैंने कभी इतनी सही वैक्सीन नहीं देखी और मैं वास्तव में आपकी बुद्धिमत्ता और प्रतिभा की प्रशंसा करता हूं, श्रीमान शर्मा। आप इतने युवा हैं और एक पेशेवर चिकित्सा शोधकर्ता नहीं हैं, फिर भी आप अपने खाली समय में स्व अध्ययन से इतनी सही वैक्सीन बना सकते हैं। मैं वास्तव में आपकी प्रशंसा करता हूं। मुझे अचानक लगता है कि मैंने 30 साल से अधिक समय तक व्यर्थ जिया है और मुझे आपके खाली समय में खेलने जितना भी नहीं पता। प्रवीण कदम ने बहुत उत्साह से कहा। आरव शर्मा, यह अच्छा है। जल्दी से बड़े पैमाने पर उत्पादन की तैयारी करें। हम आज रात घोषणा करेंगे कि हमने रेबीज वैक्सीन का नया संस्करण सफलतापूर्वक विकसित कर लिया है। प्रवीण कदम, ठीक है, फिर हम कंपनी में वापस जाकर तैयारी करेंगे। आधिकारिक बड़े पैमाने पर उत्पादन से पहले हमें निश्चित रूप से बहुत सारे मानव परीक्षण डेटा समर्थन की आवश्यकता होगी, अन्यथा यह निश्चित रूप से औषधि एवं खाद्य प्राधिकरण और अन्य विभागों की समीक्षा को पास नहीं करेगा। आरव शर्मा, हाँ, जो करना है उसे करें, भविष्य के लिए कोई छिपा हुआ खतरा न छोड़ें। प्रवीण कदम, हाँ, मैं समझ गया, फिर हम पहले जाएंगे। अलविदा, श्रीमान शर्मा। शाम के 5 बजे आयुष फार्मा लिमिटेड स्टॉक ने एक नई घोषणा जारी की। कंपनी ने नए रेबीज वैक्सीन परियोजना पर 5 साल और 120 करोड़ रुपये का निवेश किया, जो अंततः नए चेयरमैन श्रीमान आरव शर्मा के नेतृत्व में फलदायी परिणाम प्राप्त किए। नमूना वैक्सीन ने 12.13 कुत्ते के काटने की घटना में गंभीर रूप से घायल और रेबीज से संक्रमित मां और बेटी को सफलतापूर्वक ठीक किया है। वर्तमान में दोनों व्यक्तियों के सभी शारीरिक संकेतक सामान्य हैं, जो दर्शाता है कि वैक्सीन का कोई दुष्प्रभाव नहीं है। वैक्सीन वर्तमान में व्यापक मानव परीक्षण के चरण में है। एक बार पर्याप्त डेटा समर्थन एकत्र हो जाने के बाद वैक्सीन को बड़े पैमाने पर उत्पादन में डाला जाएगा। ये वैक्सीन 2 खुराक वाली इंजेक्शन है जो आजीवन प्रतिरक्षा प्रदान करती है। कंपनी संबंधित विभागों को आवेदन प्रस्तुत करेगी ताकि रेबीज वैक्सीन का नया संस्करण उन सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य वैक्सीन बन जाए जो पालतू जानवर रखते हैं। यदि सब कुछ ठीक रहा तो रेबीज वैक्सीन का नया संस्करण कंपनी के प्रदर्शन में भारी वृद्धि लाएगा। जैसे ही यह घोषणा जारी हुई, आयुष फार्मा लिमिटेड के शेयरधारक तुरंत उत्साहित हो गए। वाह, मैं 3 साल तक फंसा रहा और अंततः वसंत देखने को मिला। जैसे ही मैं बाहर निकला, मैंने तुरंत अपना खाता बंद कर दिया और फिर कभी ये शेयर नहीं खेलूंगा। मैंने कहा था कि आरव शर्मा ने 200 करोड़ से अधिक खर्च करके शेयरों का नियंत्रण लिया, उनके पास इसके कारण होने चाहिए। आप सभी ने कहा कि वह एक अमीर दूसरी पीढ़ी है जो जीवन का अनुभव करने आया है और उसे निवेश के बारे में कुछ नहीं पता। अब आपको पता है कि निवेश किसे नहीं समझता। यह उनके लिए मूल शेयर खरीदने के बराबर है और भविष्य में कीमत इतनी कम हो सकती है। तोंग जियो, अपने टिकटों को मजबूती से पकड़ें, कल से 100 लगातार दैनिक सीमाएं शुरू होंगी। मैं बस सोच रहा हूँ, 5 साल के शोध और 120 करोड़ के निवेश के बाद भी हमें सफलता नहीं मिली। आरव शर्मा ने कुछ ही दिनों के शोध में परिणाम हासिल कर लिया। क्या कंपनी के R&D कर्मचारी इतने खराब हैं या आरव शर्मा बहुत अच्छे हैं?
मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि क्या मैं 3 साल तक फंसने के बाद बाहर निकल सकता हूँ। कीमत 35 से 1.5 तक गिर गई। लानत है, इसे 20 गुना बढ़ना होगा, सोचने में ही डर लगता है। केवल आयुष फार्मा लिमिटेड ने दुनिया में एक ऐसी वैक्सीन विकसित की है जो रेबीज का इलाज कर सकती है। इसकी 10,000 करोड़ की वैल्यूएशन अतिशयोक्ति नहीं है। कीमत 30 से ऊपर होने तक इंतजार करें। न केवल स्टॉक निवेशक उत्साहित हैं, फार्मास्यूटिकल उद्योग के विशेषज्ञ भी उतने ही उत्साहित हैं। आयुष फार्मा लिमिटेड की कस्टमर सर्विस फ़ोन नंबर पर सुबह में 200 से अधिक विशेषज्ञों ने वैक्सीन के बारे में पूछताछ करने के लिए फ़ोन किए। कई उद्योग विशेषज्ञ सीधे आयुष फार्मा लिमिटेड का दौरा करने आए ताकि वैक्सीन के बारे में जान सकें। आरव शर्मा दोपहर का भोजन कर रहे थे जब राजेश चौहान ने उन्हें फ़ोन किया। राजेश चौहान, श्रीमान शर्मा, कई विशेषज्ञ समूह हमारी कंपनी में आए हैं। वे आपसे मिलना और वैक्सीन के बारे में जानना चाहते हैं। क्या आप उनसे मिलना चाहेंगे? आरव शर्मा, समय नहीं है। जब मेरे पास समय होगा तब बात करेंगे। शाम को राजेश चौहान ने फिर से फ़ोन किया और कहा, डायरेक्टर शर्मा, कई और विशेषज्ञ समूह आपसे मिलने का अनुरोध करने आए हैं। आरव शर्मा, मैं दोस्तों के साथ डिनर कर रहा हूँ, मेरे पास समय नहीं है। जब मेरे पास समय होगा तब बात करेंगे। लगातार 3 दिनों तक दर्जनों लोग आरव शर्मा से मिलने आए। हालांकि उन्हें सभी को आरव शर्मा ने अस्वीकार कर दिया। चौथा दिन राजेश चौहान ने फिर से फ़ोन किया। इस बार आए लोग अधिक महत्वपूर्ण थे। भारत विज्ञान अकादमी का एक प्रतिनिधिमंडल। नेता अशोक वैद्य हैं, जो भारत विज्ञान अकादमी के फार्माकोलॉजी संस्थान के निदेशक हैं। वे जीवन विज्ञान और दवा अनुसंधान के क्षेत्र में बहुत उच्च दर्जा रखते हैं और उन्हें सबसे प्रामाणिक विशेषज्ञ कहा जा सकता है। इस बार वे व्यक्तिगत क्षमता में नहीं आए, बल्कि सरकार की ओर से वैक्सीन की प्रामाणिकता और व्यवहार्यता का स्थल पर परीक्षण करने आए हैं। उनकी विशेष पहचान के कारण आरव शर्मा को उनसे मिलना होगा। उनके समीक्षा राय के बिना वैक्सीन औषधि एवं खाद्य प्राधिकरण और अन्य विभागों की समीक्षा को पास नहीं कर सकती। एक व्यक्ति से मिलना सैकड़ों लोगों से मिलने के समान है। इसलिए आरव शर्मा ने राजेश चौहान से कहा कि वे उन लोगों को सूचित करें जो पहले मिलना चाहते थे, कल दोपहर 3 बजे कंपनी के कॉन्फ्रेंस रूम में मिलें। ऐसी सनसनीखेज घटना ने प्रमुख मीडिया को इसकी रिपोर्टिंग के लिए होल्ड करने के लिए आकर्षित किया। इनमें भारत के 2 सबसे प्रामाणिक मीडिया संगठन जनवाणी और समाचार संघ ने एक साथ अपनी प्रेस समूहों को भेजा। वे भी कल दोपहर 3 बजे की मुलाकात में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। यदि अशोक वैद्य ने सकारात्मक राय दी तो वे नए संस्करण की वैक्सीन को बढ़ावा देने में मदद करेंगे। शाम को आरव शर्मा घर पर खाना खा रहे थे। किरण महात्रे अपनी पत्नी और बेटी को लेकर आरव शर्मा के घर आए। जैसे ही वे मिले, तीनों तुरंत आरव शर्मा के सामने घुटने टेक दिए। किरण महात्रे, श्रीमान शर्मा, मेरी पत्नी और बेटी को बचाने के लिए धन्यवाद। मैं आपको सिर झुकाकर नमन करता हूँ। अध्याय 233। माँ और बेटी अभी भी घायल हैं, इसलिए इन सभी औपचारिकताओं की आवश्यकता नहीं है। आरव शर्मा के परिवार ने जल्दी से उन्हें उठाया। हालांकि तार्किक रूप से आरव शर्मा ने माँ और बेटी की जान बचाई और उन्हें फिर से जीने का एक और मौका दिया। उनके परिवार का किसी भी भव्य तरीके से इस उपकार का बदला देना उचित होगा। किरण महात्रे ने अपनी जेब से एक लाल लिफाफा निकाला और इसे खोलकर एक जोड़ी जैड कंगन दिखाए। यह जैड कंगनों की जोड़ी बहुत खास थी, जिसमें सफ़ेद जैड में लाल नसों का एक संकेत था। किरण महात्रे, श्रीमान शर्मा, मुझे पता है कि आपको पैसे की कमी नहीं है और हमें नहीं पता कि आपको कैसे धन्यवाद देना है। ये हमारा पारिवारिक विरासत है। मैं आशा करता हूँ कि आप इसे हमारी कृतज्ञता व्यक्त करने के तरीके के रूप में स्वीकार करेंगे। मुझे पता है कि मैं आपकी जान बचाने का बदला नहीं चुका सकता, इसलिए इसे मेरी प्रशंसा का प्रतीक मानें। आरव शर्मा, क्या ये रक्त जैद है? किरण महात्रे, हाँ श्रीमान शर्मा, बहुत कुछ जानते हैं। ये वास्तव में रक्त जैद है जो हमारे पूर्वजों से चला आ रहा है। इसका इतिहास कई 100 साल पुराना होने का अनुमान है। आरव शर्मा, इस चीज़ को बनने में सैकड़ों साल लगे। यदि आप इसे कुछ और पीढ़ियों तक पास करते हैं तो यह वास्तव में सैकड़ों साल का इतिहास होगा। हालांकि मैं इसे नहीं ले सकता। हमने एक दूसरे की मदद करने पर सहमति जताई थी। आपको मुझे कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए कुछ देने की आवश्यकता नहीं है। किरण महात्रे, ये तो कहा गया है, लेकिन मेरी पत्नी और बेटी आपके वैक्सीन की वजह से ही जीवित रहीं। मेरे माता पिता और मेरे सास ससुर सभी ने कहा कि हमें ये कंगन आपको देने चाहिए, अन्यथा वे मुझे घर वापस नहीं जाने देंगे। श्रीमान शर्मा, कृपया इन्हें स्वीकार करें। बच्ची की माँ, श्रीमान शर्मा, कृपया इसे स्वीकार करें। अगर आपने उस रात हमें नहीं बचाया होता तो मैं और कृति मर चुके होते। बाद में आपने हमें बचाने के लिए वैक्सीन विकसित की और हमें इस बड़े उपकार का बदला देना होगा। हमने वैक्सीन के साथ एक दूसरे की मदद की, लेकिन आपने उस रात हमें बचाया और हमें इस उपकार का बदला देना होगा। छोटी लड़की, अंकल, बस इसे स्वीकार कर लें। मुझे और मेरी माँ को बचाने के लिए धन्यवाद।
किरण महात्रे ने लाल कपड़ा आरव शर्मा के हाथ में ठूंसा और कहा, श्रीमान शर्मा, बच्ची ने आपको इसे स्वीकार करने के लिए कहा, तो कृपया इसे स्वीकार करें। अगर हम आपका बदला नहीं चुकाते तो बच्ची को लगेगा कि भविष्य में दूसरों से उपकार प्राप्त करना स्वाभाविक है और यह उसके लिए गलत मूल्य प्रणाली बनाएगा। कृपया बच्ची के लिए इसे स्वीकार करें। आरव शर्मा ने सिर हिलाया और जेड कंगन स्वीकार कर लिया। पूरा परिवार खुशी से हंसा। थोड़ी देर बात करने के बाद किरण महात्रे और उनका परिवार विदा लेकर चले गए। अंजलि शर्मा को कंगनों की जोड़ी सुंदर लगी, इसलिए उन्होंने अपने भाई से उन्हें मांगा। आरव शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम इसे अपने शरीर पर नहीं पहन सकती। अंजलि शर्मा, क्यों? आरव शर्मा ने अपने परिवार को समझाया। रक्त जेड दो प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक रक्त जेड है जो तिब्बत के बर्फीले पठार का एक विशेष लाल जेड है, जिसे सोंग ऑफ गोंगज्यूमा कहा जाता है। जब सोंगत्सेन गम्पो ने प्रिंसेस वैनचेंग से शादी की तो दहेज में पठारी रक्त जेड शामिल था। ये रक्त जेड चमकदार लाल रंग का होता है और बहुत कीमती होता है। एक अन्य प्रकार का रक्त जेड मृतकों से संबंधित होता है। प्राचीन काल में जब कुछ धनी परिवार या उच्च पदस्थ अधिकारी मर जाते थे तो उनके परिवार के सदस्य दफन के दौरान उनके मुंह में जेड डालते थे। यदि कोई व्यक्ति अभी अभी मर गया हो तो उस समय डाला गया जेड हवा के साथ गले में चला जाता और घने रक्तवाहिकाओं में प्रवेश कर जाता। सैकड़ों या हजारों साल बाद दफन किए गए व्यक्ति का रक्त जेड में रिस जाता और रक्त जेड के दिल तक पहुंच जाता, जिससे मिलेनियम रक्त जेड बनता। किरण महात्रे ने अभी कहा कि जेड कंगनों की यह जोड़ी उनके पूर्वजों से चली आ रही है और यह सैकड़ों साल पुरानी है। आरव शर्मा ने यह भी कहा कि रक्त जेड को बनने में सैकड़ों साल लगते हैं और किरण महात्रे ने इसका खंडन नहीं किया। इसका मतलब है कि उन्होंने स्वीकार किया कि रक्त जेड कंगनों की यह जोड़ी मिलेनियम रक्त जेड है। या तो उनके किसी पूर्वज ने मकबरे की चोरी की थी या उनके पूर्वजों ने इसे किसी मकबरे के चोर से खरीदा था। किसी भी स्थिति में इन कंगनों को कभी नहीं पहनना चाहिए। अंधविश्वास की दृष्टि से कहें तो इसका मतलब है कि इसमें बहुत अधिक रोष है। हालांकि आजकल सामंती अंधविश्वास की वकालत नहीं की जाती, लेकिन कुछ चीजें हैं जिन्हें विज्ञान द्वारा समझाया नहीं जा सकता, इसलिए बेहतर है कि सम्मान रखा जाए। ये सुनने के बाद अंजलि शर्मा ने तुरंत कहा, इन्हें जल्दी से फेंक दो, ये बहुत डरावने हैं। आरव शर्मा, इन्हें फेंकने की क्या जरूरत? बस इसे शरीर पर नहीं पहन सकते तो मैं इसे प्रशंसा के लिए रख सकता हूँ। मैं बाद में कुछ प्राचीन वस्तुएं भी इकट्ठा करूंगा। इसे अपने वंशजों के लिए छोड़ दूंगा। ये चीज़ सबसे मूल्यवान है और इसे कभी भी उच्च कीमत पर बेचा जा सकता है। वास्तव में जितना पुराना होगा उतना ही महंगा होगा। ये सोने, हीरे, घरों आदि से कहीं अधिक मूल्यवान है। रमेश शर्मा, ओह ये सही है। मुझे और प्राचीन वस्तुएं इकट्ठा करनी होंगी और अपने पोते के लिए छोड़नी होंगी। अगर वह भविष्य में दिवालिया हो जाता है तो हमें उसके लिए कुछ अंतिम संपत्ति छोड़नी होगी ताकि वह भूखा न मरे। एक नया दिन आ रहा है। दोपहर के 3 बजे आरव शर्मा आयुष फार्मा लिमिटेड के मीटिंग रूम में आए। कॉन्फ्रेंस रूम, जो मूल रूप से 200 से अधिक लोगों को समायोजित कर सकता था, अब बेहद भीड़भाड़ वाला था। केवल प्रत्येक टीम का नेता ही बैठने के लिए योग्य था, बाकी सभी को पीछे खड़ा होना पड़ता था। बैठने के लिए भी जगह नहीं थी। बाहर कई मीडिया संगठन भी थे, लेकिन चूंकि वे अंदर नहीं आ सकते थे, राजेश चौहान केवल सुरक्षा गार्डों से उन्हें बाहर रखने के लिए कह सकते थे। केवल 3 सबसे प्रामाणिक मीडिया संगठनों, जनवाणी, समाचार संघ और भारत दर्शन चैनल को अंदर आने की अनुमति थी। हालांकि वे अंदर आने के बाद सामान्य रूप से शूट नहीं कर सकते थे। वे केवल पहले से विभिन्न स्थानों पर कैमरे फिक्स कर सकते थे और फिर बाद में संपादन कर सकते थे। राजेश चौहान, सभी लोग, ये हमारे नए चेयरमैन हैं और रेबीज वैक्सीन के नए संस्करण के आविष्कारक भी। आरव शर्मा, चेयरमैन शर्मा। दर्शकों में सभी खड़े हो गए और तालियां बजाईं। आरव शर्मा ने मुस्कुराते हुए सभी को रुकने का इशारा किया, फिर बैठ गए। दर्शकों में सभी लोग भ्रमित थे और चुपके से चर्चा करने लगे। वह इतना युवा है, मुझे लगा कि वह कोई अनुभवी बूढ़ा व्यक्ति होगा। यह अविश्वसनीय है। रेबीज ने मानवता को 100 साल से अधिक समय तक परेशान किया है और अनगिनत शोधकर्ताओं ने बहुत प्रयास किए लेकिन कोई परिणाम नहीं निकाला। वह इतना युवा होने पर इसे कैसे खोज सकता है? मुझे बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन अब कोई नहीं है। मुझे विश्वास नहीं है कि 20 साल की उम्र में कोई व्यक्ति इतनी महान वैक्सीन विकसित कर सकता है। मुझे संदेह है, लेकिन उन्होंने पहले ही नोटिस जारी कर दिया है, तो ये झूठा नहीं हो सकता। और माँ और बेटी वास्तव में ठीक हो गई हैं और अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर पर आराम कर रही हैं। इसे आप कैसे समझाएंगे? क्या ये कोई नाटक हो सकता है? वास्तव में माँ और बेटी बीमार नहीं हुई थीं, वे बस आरव शर्मा के साथ नाटक करने के लिए सहयोग कर रही थीं। क्योंकि सभी जानते हैं कि आयुष फार्मा लिमिटेड का प्रदर्शन खराब है। उन्होंने इतना पैसा खर्च करके कंपनी का नियंत्रण लिया, तो उन्हें शिपमेंट बढ़ाने का अवसर ढूंढना होगा। रेबीज वैक्सीन के नए संस्करण के आगमन से बेहतर कोई अच्छी खबर हो सकती है।
आज इतने सारे विशेषज्ञ यहाँ हैं, यहाँ तक कि विज्ञान अकादमी के निदेशक अशोक भी यहाँ हैं। चाहे वह भगवान हो या राक्षस, हम आज निश्चित रूप से पता लगा लेंगे। यदि आप मौके पर मौजूद प्रत्येक विशेषज्ञ को व्यक्तिगत रूप से लेते हैं तो वे ऐसे लोग हैं जिन्हें साधारण लोग कभी देखने की कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि वे इतने सारे हैं, उनकी महानता पूरी तरह से प्रकट नहीं हो सकती। इसलिए राजेश चव्हाण ने उन्हें एक एक करके परिचय नहीं दिया, बल्कि केवल भारत विज्ञान अकादमी के फार्माकोलॉजी संस्थान के निदेशक अशोक वैद्य को पेश किया। आखिरकार अशोक वैद्य आधिकारिक पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसलिए हमें उन्हें सम्मान देना होगा। वैक्सीन औषधि एवं खाद्य प्राधिकरण और अन्य विभागों की समीक्षा पास कर सकती है या नहीं, यह अशोक वैद्य की राय पर निर्भर करता है। ये भी क्योंकि अशोक वैद्य का बहुत उच्च दर्जा था। अगर उन्होंने अन्य लोगों को परिचय नहीं भी दिया तो भी किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। राजेश चव्हाण, श्रीमान शर्मा, मैं आपको परिचय कराता हूँ। ये प्रोफेसर अशोक वैद्य हैं, भारत विज्ञान अकादमी के फार्माकोलॉजी संस्थान के निदेशक। आरव शर्मा ने मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाया और अशोक वैद्य से हाथ मिलाया। प्रोफेसर वैद्य, आपसे मिलकर खुशी हुई। अशोक वैद्य, आपसे मिलकर खुशी हुई। श्रीमान शर्मा से मिलने से पहले मैंने सोचा था कि आप मेरी तरह होंगे, दशकों के कार्य अनुभव वाले एक पुराने सहयोगी। अब मुझे पता है कि मैं एक कुएं का मेढक हूं और मेरा अनुभव कम है। हमारा देश दिन ब दिन और शक्तिशाली हो रहा है और युवाओं में कई प्रतिभाशाली लोग हैं। यह एक अच्छी बात है। हाँ, जैसा कि एक आधिकारिक प्रतिनिधि से अपेक्षित था, उनके शब्द बहुत आधिकारिक लगते थे और उनकी हर वाक्य राष्ट्रीय मामलों और राष्ट्रीय न्याय के बारे में था। अन्यथा वह आधिकारिक प्रतिनिधि कैसे बन सकता था? आरव शर्मा, प्रोफेसर वैद्य, आप बहुत दयालु हैं। देश का विकास और लोगों का कल्याण अभी भी आपके जैसे अनुभवी पुराने सहयोगियों पर निर्भर करता है। हम युवा लोग आसानी से भटक जाते हैं, इसलिए हमें आपके जैसे पुराने सहयोगियों की आवश्यकता है जो समग्र स्थिति को नियंत्रित करें। हाँ, पूरे दर्शकों ने हंसी की। आखिरकार भारत दर्शन चैनल, जनवाणी और समाचार संघ मौजूद थे, इसलिए आरव शर्मा को अधिक उदार और उचित ढंग से बोलना था। वे अब न केवल खुद का प्रतिनिधित्व करते हैं, बल्कि आयुष फार्मा लिमिटेड की छवि का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। कुछ औपचारिकताओं के बाद हम मुख्य मुद्दे पर आए। अशोक वैद्य ने सभी की ओर से बोला। उन्होंने पहले आरव शर्मा और आयुष फार्मा लिमिटेड की उपलब्धियों की पुष्टि की। इसके बाद उन्होंने आयुष ग्रुप से प्रयोगात्मक डेटा सभी के संदर्भ के लिए सौंपने को कहा। हमें आयुष ग्रुप के शोधकर्ताओं को सभी के सामने प्रयोग करने देना होगा। इस बार वे कम से कम 7 दिन तक यहाँ रहेंगे और यदि आवश्यक हो तो और लंबे समय तक। उनका कार्य पूर्ण प्रयोगात्मक डेटा प्राप्त करना है। वे पूरी प्रक्रिया को देखेंगे, रोगी के रेबीज से संक्रमित होने से लेकर दवा लेने के बाद पूरी तरह ठीक होने तक। यदि सब कुछ ठीक रहा तो वे अपने वरिष्ठों को रिपोर्ट करेंगे और आयुष फार्मा लिमिटेड द्वारा विकसित रेबीज वैक्सीन के नए संस्करण को बड़े पैमाने पर उत्पादन में जाने की अनुमति देंगे। वे उच्च अधिकारियों को ये भी सिफारिश करेंगे कि कुत्तों और बिल्लियों जैसे पालतू जानवरों को रखने या उनके साथ बार बार संपर्क में आने वाले सभी लोगों को पहले से टीका लगवाना चाहिए, अन्यथा उन्हें संबंधित पालतू जानवरों को रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अन्य नागरिक अपनी वास्तविक स्थिति के आधार पर पहले से टीकाकरण करवाने का निर्णय ले सकते हैं। यदि रेबीज वैक्सीन का नया संस्करण वास्तव में अशोक वैद्य के कहे अनुसार राष्ट्रव्यापी रूप से लोकप्रिय हो सकता है तो यह एक बड़ा मुनाफा होगा। ये तय है कि आयुष फार्मा लिमिटेड का बाजार मूल्य 10,000 करोड़ रुपये को पार कर जाएगा। अशोक वैद्य के बोलने के बाद सभी ने आरव शर्मा की ओर देखा। आखिरकार आरव शर्मा चेयरमैन और डेवलपर हैं, इसलिए सब कुछ उनकी राय पर निर्भर करता है। यदि वे तैयार हैं तो ठीक है, यदि वे तैयार नहीं हैं तो कोई भी प्रयोगात्मक डेटा नहीं देख सकता। अध्याय 234। उद्योग में इतने सारे प्रसिद्ध विशेषज्ञों का गवाही देना नए संस्करण की रेबीज वैक्सीन को बढ़ावा देने में भी मदद करेगा। आरव शर्मा ने प्रवीण कदम से मौजूदा प्रयोगात्मक डेटा सभी को देखने के लिए जारी करने को कहा। प्रवीण कदम ने सिर हिलाया और डेटा को स्क्रीन पर प्रोजेक्ट किया ताकि सभी इसे देख सकें। ये विशेषज्ञ हैं जो बिना किसी व्याख्या के डेटा का अर्थ एक नज़र में समझ सकते हैं। वायरस निकासी दर इतनी अधिक है कि एक दिन में लगभग 80% साफ हो सकता है। ये थोड़ा डरावना है। यह इतना उच्च है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मैं दूसरों को अपने मानकों से नहीं आंक रहा। ये डेटा बहुत सही है, मुझे बस विश्वास नहीं हो रहा। तो फिर आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद प्रयोग करें। हाँ, हम खुद प्रयोग करें। ये डेटा बहुत सही है, मुझे वैसे भी विश्वास नहीं हो रहा। डेटा देखने के बाद सभी ने सबसे प्रामाणिक अशोक वैद्य की ओर देखा। अशोक वैद्य हमेशा दूसरों द्वारा प्रशंसा प्राप्त करते रहे हैं और कभी दूसरों की भावनाओं की परवाह नहीं करते, इसलिए वे अधिक सीधे बोलते हैं। अशोक वैद्य, मुझे नहीं पता कि अन्य विशेषज्ञ क्या महसूस करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये डेटा बहुत सही है, इतने सही कि अविश्वसनीय हैं। अन्य विशेषज्ञों ने जल्दी से इसकी गूंज की। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है।
निदेशक वैद्य सही हैं। ये डेटा इतना सही है कि यह संदिग्ध है। मुझे नहीं लगता कि डेटा बहुत सही होने से कोई फर्क पड़ता है, बशर्ते ये सच्चा हो। हम इस डेटा की प्रामाणिकता को कैसे सत्यापित करें? निदेशक वैद्य को सभी को एक साथ प्रयोग करने के लिए नेतृत्व करने दें, सभी डेटा रिकॉर्ड करें और तुलना करें कि यह सही है या नहीं। यह एक अच्छा विचार है, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह सुविधाजनक है या नहीं। ये चालाक प्राणी एक ही धुन गाते हुए बहुत प्यारे हैं। सभी ने फिर से आरव शर्मा की ओर देखा, उनकी राय व्यक्त करने की प्रतीक्षा में। आरव शर्मा, बिल्कुल। चूंकि मैं आप सभी से मिल रहा हूं, मैं स्वाभाविक रूप से किसी भी प्रकार के परीक्षण को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। हालांकि मेरी एक शर्त है। डेटा सामने आने के बाद सभी विशेषज्ञों को सावधानी से एक रिपोर्ट लिखनी होगी जिसमें आपके सभी प्रयोगात्मक डेटा और पेशेवर विश्लेषण लिखे हों। हमारा आयुष ग्रुप इन रिपोर्टों को आपकी अनुमति के बिना स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकता है। यदि सभी विशेषज्ञ इस शर्त को स्वीकार कर सकते हैं तो हम आपके परीक्षण के साथ बिना शर्त सहयोग करेंगे। निदेशक वैद्य, आप क्या सोचते हैं? अशोक वैद्य, कोई समस्या नहीं। भारत विज्ञान अकादमी के फार्माकोलॉजी संस्थान के निदेशक के रूप में मैं डायरेक्टर शर्मा को वादा करता हूं कि प्रयोग पूरा होने के बाद हम में से प्रत्येक आपको एक प्रयोगात्मक रिपोर्ट सौंपेगा। जब तक इसका उपयोग सही उद्देश्य के लिए किया जाता है, आयुष ग्रुप इन रिपोर्टों को हमारी अनुमति के बिना उपयोग कर सकता है। सभी लोग, क्या आपके पास कोई आपत्ति है? अब जब सबसे प्रामाणिक विशेषज्ञ ने बोल दिया है तो अन्य लोग भला क्या आपत्ति कर सकते हैं? विशेषज्ञों ने जल्दी से अपनी राय व्यक्त की और आरव शर्मा की शर्तों को स्वीकार कर लिया। आरव शर्मा ने सिर हिलाया, खड़े हुए और कहा, प्रत्येक टीम एक प्रतिनिधि का चयन करे जो हमारे ग्रुप के प्रोफेसर प्रवीण कदम के साथ प्रयोगशाला में जाए। आपके प्रयोग पूरा करने के बाद मैं सभी के साथ डेटा की प्रामाणिकता पर चर्चा करूंगा। प्रोफेसर कदम, मैं इसे आपके ऊपर छोड़ता हूं। प्रवीण कदम, ठीक है। आरव शर्मा मुड़े और चले गए। दर्शकों में सभी विशेषज्ञ खड़े होकर विदाई देने लगे। प्रवीण कदम ने प्रत्येक टीम से एक प्रतिनिधि का चयन करने को कहा ताकि वे उनके साथ प्रयोगशाला में जाएं। आयुष फार्मा लिमिटेड छोड़कर आरव शर्मा अभी घर जाने ही वाले थे कि अर्जुन भारद्वाज ने उन्हें फ़ोन किया। आरव शर्मा ने फ़ोन उठाया और कहा, हेलो अर्जुन भारद्वाज, जल्दी से मुख्य स्टोर पर आओ, कुछ हुआ है। आरव शर्मा, क्या हुआ? अर्जुन भारद्वाज, शालिनी मेहरा का परिवार यहाँ है और स्टोर में हंगामा कर रहा है। क्या हमें पुलिस को बुलाना चाहिए? आरव शर्मा, क्या पूछने की जरूरत है? बिल्कुल पुलिस को बुलाना होगा। पहले उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाकर शांत होने दें, फिर मैं उनसे बात करूंगा। अर्जुन भारद्वाज, ठीक है, फिर मैं पुलिस को बुलाता हूं। आरव शर्मा, हाँ, मैं अभी वहां पहुंच रहा हूं। फ़ोन काटने के बाद आरव शर्मा जल्दी से जोशी का हेरिटेज किचन मुख्य स्टोर पर गए। जब वे पहुंचे, पुलिस भी आ चुकी थी और शालिनी मेहरा के परिवार पर विचारधारा का काम कर रही थी। हालांकि ऐसा लगता है कि प्रभाव अच्छा नहीं है और शालिनी मेहरा का परिवार पैसे न मिलने तक न जाने की धमकी दे रहा था। आरव शर्मा को आते देख अर्जुन भारद्वाज जल्दी से दौड़कर आए। अर्जुन भारद्वाज, पुराने शर्मा, तुम आखिरकार आ गए। अगर तुम नहीं आते तो मुझे नहीं पता कि क्या करना था। आरव शर्मा, उनसे बात करने की क्या जरूरत? क्या तुम पुलिस को उन्हें सीधे ले जाने नहीं दे सकते? अर्जुन भारद्वाज, वे सीधे लोगों को ले जाना नहीं चाहते, उन्हें मध्यस्थता करनी है। आरव शर्मा आगे बढ़े। अर्जुन भारद्वाज ने जोर से कहा, ठीक है, बहस बंद करो। ये हमारे बॉस हैं। आरव शर्मा, प्रेसिडेंट शर्मा। शालिनी मेहरा की मां सरिता कौशिक तुरंत आगे आई और आरव शर्मा का हाथ पकड़कर बोली, आप इस कृतघ्न व्यक्ति के बॉस हैं, आपके पास निश्चित रूप से पैसा होगा। तो आप हमें अगले 2 साल की उनकी तनख्वाह अग्रिम दे सकते हैं और हम तुरंत चले जाएंगे और निश्चित रूप से आपके व्यवसाय में देरी नहीं करेंगे। आप क्या सोचते हैं? आरव शर्मा, मुझे डर है कि यह संभव नहीं होगा। वह अभी भी मुझ पर 5 लाख रुपये की देनदार है और अब आप चाहते हैं कि मैं आपको और 2 लाख रुपये दूं। क्या आपको लगता है कि यह उचित है? सरिता कौशिक, अरे, वह आप पर 5 लाख रुपये की देनदार क्यों है? आरव शर्मा, उनके घर के लिए डाउन पेमेंट और पिछले बार जो 2 लाख रुपये उन्होंने आपको दिए, वह सब मुझसे उधार लिया गया था। आप सही समय पर आए, वह इसे चुका नहीं सकती, तो माता पिता के रूप में आप उनकी मदद कर सकते हैं। सरिता कौशिक, आपके पास क्या सबूत है कि वह आप पर पैसे देनदार है? आरव शर्मा ने पहले से तैयार किया हुआ IOU निकाला और शालिनी मेहरा के परिवार को दिखाया। इसे पढ़ने के बाद उन्होंने तुरंत शालिनी मेहरा को गाली देना शुरू कर दिया। शालिनी मेहरा के पिता नरेंद्र कौशिक ने गाली दी, तूने इतना पैसा दूसरों से उधार लेने की हिम्मत कैसे की, कृतघ्न। सरिता कौशिक, तू इतनी हिम्मत वाली है? तूने 5 लाख रुपये उधार लेने की हिम्मत की? शालिनी मेहरा, अगर मैं पैसे उधार नहीं लेती तो मैं घर कैसे खरीदूंगी, मैं आपको पैसे कैसे दूंगी?
शालिनी मेहरा के भाई विक्रम कौशिक ने मूर्खतापूर्ण ढंग से कहा, छोटी बहन, चूंकि तू पहले ही उस पर 5 लाख रुपए की देनदार है, तो तुझे थोड़ा और उधार लेने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तू उससे 2 लाख रुपए और उधार ले सकती है और हम फिर कभी तुझसे पैसे नहीं मांगेंगे। कैसा रहेगा? शालिनी मेहरा, तू ऐसा कैसे कह सकता है? क्या मैं सिर्फ चाहने से उधार ले सकती हूँ? अगर मैं इतना पैसा उधार लेती हूँ तो मैं इसे कैसे चुकाऊंगी? विक्रम कौशिक, तू हमसे ज़्यादा आसानी से पैसा कमाती है। जल्दी या देर से तू इसे चुका देगी। बस 2 लाख उधार ले और हम अभी भी एक परिवार हैं। अगर तू 2 लाख उधार नहीं ले सकती तो फिर शालिनी मेहरा मत कहलाना, तू इसके लायक नहीं है। ये सुनकर पुलिस भी बर्दाश्त नहीं कर सकी। लोग इतने बेशर्म नहीं हो सकते। टीवी सीरियल में फैन शेंगमेई इतनी दुखी नहीं है। कई पुलिस अधिकारियों ने तुरंत शालिनी मेहरा के परिवार को सलाह दी कि वे उसका इस तरह से व्यवहार न करें। कोई अपनी बेटी को अपने बेटे के लिए पैसे उधार लेने के लिए कैसे मजबूर कर सकता है? मुख्य बात यह है कि यह पैसा छोटा नहीं है, ये लाखों में है, वह इसे कैसे चुका सकती है? लड़कों को लड़कियों से अधिक प्राथमिकता देना बहुत आम है, लेकिन इसे इतने हद तक पहुंचते हुए पहली बार देखा गया है। वैसे भी ये परिवार अड़ा हुआ है और कुछ भी कहा जाए कोई फायदा नहीं। आरव शर्मा, कॉमरेड पुलिस, वे यहाँ हंगामा कर रहे हैं और हम सामान्य रूप से काम नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि आपको उन्हें वापस ले जाना चाहिए और उन पर कुछ विचारधारा का काम करना चाहिए। यहाँ सिर्फ बात करने से कोई फायदा नहीं है। पुलिस ने सिर हिलाया और शालिनी मेहरा के परिवार को आखिरी बार चेतावनी दी। यदि वे इस तरह हंगामा करना जारी रखते हैं तो हमें उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाना होगा। नरेंद्र कौशिक, क्यों? क्या अपनी बेटी से भरण पोषण मांगना गैरकानूनी है? सरिता कौशिक, चाहे हम जहां भी बात करें हम इसे सुलझा सकते हैं। बेटियों को भी अपने माता पिता का भरण पोषण करने की जिम्मेदारी है। विक्रम कौशिक, हमने उसे एक मुश्त घर खरीदने के लिए कहा। बस उसे 2 लाख रुपये दे दो, उसे फिर माता पिता का भरण पोषण नहीं करना पड़ेगा। मैं खुद उनका भरण पोषण कर सकता हूँ। अगर वह पैसे नहीं देती तो हम निश्चित रूप से नहीं जाएंगे। पुलिस ने उनके साथ और समय बर्बाद नहीं किया और तुरंत उन्हें पुलिस स्टेशन ले गए। आरव शर्मा ने शालिनी मेहरा को कार्यालय में बुलाया। शालिनी मेहरा अभी भी रो रही थी। आरव शर्मा ने उसे सांत्वना दी, चिंता मत करो, हम निश्चित रूप से उन्हें संभाल लेंगे। शालिनी मेहरा ने सिर हिलाया और हाँ में जवाब दिया। आरव शर्मा, यह मामला तुम पर निर्भर करता है। चाहे वे कोई भी चाल चलें, तुम्हें समझौता नहीं करना है। शालिनी मेहरा, ठीक है, मैं आपके निर्देशों का पालन करूंगी श्रीमान शर्मा। रात के 10 बजे शालिनी मेहरा काम से छूटकर घर गई। उसके माता पिता और भाई दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहे थे। उसे वापस आते देख तीनों तुरंत खड़े हो गए और उसे गाली देने लगे। नरेंद्र कौशिक, कृतघ्न, मैंने तुझ जैसी चीज को कैसे पाला जो जानवर से भी बदतर है? तूने वास्तव में अपने माता पिता और भाई को पुलिस से गिरफ्तार करवाया। क्या तू अब भी इंसान है? सरिता कौशिक, मुझे नहीं पता कि मैंने पिछले जन्म में क्या पाप किया कि तुझ जैसी कृतघ्न को जन्म दिया। ओह भगवान, तू इतना अंधा क्यों है? विक्रम कौशिक, शालिनी मेहरा, क्या तू इंसान होने के लायक है? तूने अपने माता पिता को पुलिस से गिरफ्तार करवाया, तू इंसान नहीं है। शालिनी मेहरा ने जल्दी से दरवाजा खोला और घर में चली गई। उसके माता पिता और भाई अंदर आ गए। तीनों ने उसे गाली देना जारी रखा, उसे बिल्कुल इंसान की तरह नहीं माना। शालिनी मेहरा इसे सहन नहीं कर सकी और चिल्लाई, क्या तुम्हें काफ़ी नहीं हुआ? तुम बार बार कहते हो कि तुम मेरे जैविक माता पिता और भाई हो। कौन से जैविक माता पिता और भाई अपनी बेटी और बहन का इस तरह शोषण करेंगे? मैंने इन वर्षों में अपने परिवार को लाखों रुपए दिए हैं। मैं एक घर खरीदना चाहती हूँ। क्या तुमने कभी मेरी एक पैसे की मदद की? मैं 28 साल की हूँ और इतना कर्ज ले चुकी हूँ। मुझसे कौन शादी करेगा? तुम मेरे बारे में क्यों नहीं सोचते? क्या तुम ऐसी पत्नी से शादी करना चाहोगे जो लाखों रुपए का विदेशी कर्ज ले चुकी हो? तीनों अवाक रह गए। नरेंद्र कौशिक को बोलने में शर्मिंदगी महसूस हुई। आखिरकार वह एक पुरुष है। अपने बेटे के लिए पत्नी ढूंढने की क्षमता न होने के कारण वह जिम्मेदारी अपनी बेटी पर डाल देता है, जिसे वह शर्मनाक महसूस करता है। हालांकि विक्रम कौशिक को शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन सुचारू रूप से शादी करने के लिए वह अपनी बहन के भविष्य की परवाह नहीं कर सका। उसने तुरंत कहा, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें पालने में कम से कम लाखों रुपए खर्च किए हैं। अब तुम्हारा उनके प्रति बदला चुकाना उचित नहीं है। शालिनी मेहरा, तुम 30 साल के हो, फिर भी इतने आत्मविश्वास से खाना क्यों चाहते हो? तुम शादी के लिए खर्च नहीं उठा सकते, तुम मुझे इसका जिम्मेदार क्यों ठहराते हो? क्या ये तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी नहीं है? सरिता कौशिक ने शालिनी मेहरा के चेहरे पर थप्पड़ मारा और गाली दी, चुप रह कृतघ्न। मैं? शालिनी मेहरा ने तुरंत बीच में टोका, मेरे पास कोई विवेक नहीं है। अगर मेरे पास विवेक नहीं है तो मुझे घर बनाने के लिए पैसे कहाँ से मिले? मेरे पास विवेक नहीं है।
तुम तीनों ब्रांडेड कपड़े पहने हो। तुमने उन्हें खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लिए? मेरे पास विवेक नहीं है। पिछले बार जो 2 लाख रुपये मैंने तुम्हें दिए, क्या वे आकाश से गिरे थे? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? क्या मैं तुम्हारे द्वारा गोद ली गई हूँ? अन्यथा तुम मेरे साथ इतने क्रूर कैसे हो सकते हो? तीनों चुप हो गए। इस समय किसी ने दरवाजा खटखटाया। शालिनी मेहरा ने अपने आंसू पोंछे जाकर दरवाजा खोला। अचानक बाहर से लोगों का एक समूह अंदर घुस आया और दरवाजा बंद कर दिया। शालिनी मेहरा डर गई और जल्दी से पीछे हटकर पूछा, आप लोग कौन हैं? नेता एक गंजा आदमी था। उसने अपनी जेब से एक IOU निकाला और कहा, तुमने हमारी कंपनी से उधार लिए 2 लाख रुपये 1 महीने से अधिक समय से बकाया हैं। अब मूलधन और ब्याज मिलाकर 4 लाख रुपये हो गए हैं। हमारे बॉस ने कहा कि अगर तुम आज पैसे चुका दो तो सब खुश रहेंगे। अगर तुम पैसे नहीं चुकाते तो मैं तुम्हारी एक उंगली काट दूंगा। शालिनी मेहरा, 1 महीने में ब्याज 2 गुना हो गया। तुम लूट रहे हो। गंजा आदमी, ऐसा नहीं कह सकते। अगर तुम समय पर पैसे नहीं चुकाते तो हमें कुछ देर से भुगतान का शुल्क लेना होगा। ये लोग कौन हैं? शालिनी मेहरा, मेरे माता पिता और भाई। गंजा आदमी, ओह ये तो बहुत अच्छा है। चूंकि वे तुम्हारे माता पिता और भाई हैं, उनके पास तुम्हारी कर्ज चुकाने की जिम्मेदारी है। क्या आप तीनों समझते हैं? उसने हमारी कंपनी से 2 लाख रुपये उधार लिए थे। चूंकि उसने 1 महीने तक नहीं चुकाया, अब उसे 4 लाख रुपये चुकाने होंगे, जिसमें मूलधन, ब्याज और देर से भुगतान का शुल्क शामिल है। पैसे दो।